então zonașul. Start. Okay.
अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, जितने भी लोग इस वक्त श्री सुखन के पेज पे आए हैं, इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया है, उन्होंने बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। और माशाल्लाह हादिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। श्री सुखन पेज जो है ये बेसिकली एक अकेडमी है, एक ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि हम लोगों ने लॉन्च किया है। ये कि एक ऐसी जगह क्रिएट हो जहां पे हम एकेडमिक टोन में, एक प्रॉपर एकेडमिक तरीके से स्टोरी टेलिंग और जो आर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर सकें। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि हम इसको एज अ शुगल समझते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम ये समझते हैं कि ये जो है जो स्टोरी टेलिंग है ये बस ऐसे एक फालतू सा कोई काम है जिसे लोग जो हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको कोई एंजॉयमेंट चाहिए होती है, या क्योंकि होता ये है कि जब आप कहानी सुनते हैं तो आपको लगता है, आर्ट वर्क देखते हैं तो आप इंटरटेन होते हो, तो आपको उससे लगता है कि जैसे ये कोई बहुत आसान या कोई बहुत लेयर वाला कोई काम है, जबकि जो आपके लेयर के लिए वो काम क्रिएट कर रहा होता है वो बहुत एक डिफिकल्ट किस्म की मश्क से गुजरता है, वो बहुत एक्सरसाइज से गुजरता है, वो बहुत एक प्रॉपर एक साइंस है जिसको फॉलो करते करते आप तक आता है। खैर अभी उसको आगे बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं जो बच्चे दो बहुत माशाल्लाह प्यारे और बहुत ही पॉपुलर बच्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान के, जो कि माशाल्लाह दोनों ही नॉमिनेट हुए हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स में इस दफा, जो कि बहुत एक एग्जाम्पलरी चीज हो गई है कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि एडल्ट्स के साथ compete कर रहे हैं और नजर ये आ रहा है कि यही जीतेंगे। हादिया जो है ये माशाल्लाह मेरी बड़ी फेवरेट बच्ची है। जब से मैंने वो बोल हु वाला स्पेशली सॉन्ग सुना है तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ हादिया का। और शीज जो है ये क्योंकि मेरा अपना सपूत है माशाल्लाह, इनका तो मैं बचपन से ही फैन हूँ जब से ये पैदा हुए हैं। लेकिन अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जिस तरह से अचानक उसकी पॉपुलैरिटी हुई, और अगर आप देखें तो ये दोनों बच्चे अपने आर्ट की वजह से ही इस वक्त पूरे मुल्क के फेवरेट्स हैं। तो वो किस तरह से एक चीज आपको कहां तक लेके जाती है, बड़ा बड़ा एक पार्ट है कि लोग आखिर इतना पसंद क्यों करते हैं। कोई वजह है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी हो रही है ना कि जो कि इन बच्चों से उनको कनेक्ट कर रही है। तो खैर मैं सबसे पहले जो है मैं हादिया से थोड़ी देर बात करना चाहूंगा। हादिया अगर शीश से बात करना चाहें तो वो भी हम थोड़ा सा देर वो ले सकते हैं चीज। अच्छा हादिया बेटा, आपको कैसा लगा आज हम लोगों के साथ आके, और जो ये अभी आपने जो लोरी सी परफॉर्म की है तो ये आपको कैसा लगा परफॉर्म करके? क्योंकि माशाल्लाह आप तो बड़े बड़े अच्छे कलाम गा रहे हो। जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने परफॉर्म किया, और आज आप भी हैं और साथ शीज भी है। हेलो शीज। शीज कैसे हो? अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक, इग्नोर। हाँ जी शीज बात भी कर। मैंने शीश को भी आपकी वो वीडियो दिखाई थी बोल हु वाले सॉन्ग की, तो शीश भी बड़ा उससे इंस्पायर हुआ था और उसने कहा मैंने तो गिटार भी सीखना है और मैंने साथ ये म्यूजिक वगैरह सीखना है। मुझे सिंगिंग आती है, शीज से एक्टिंग आती है। माशाल्लाह पता है ये दोनों ही तरह के स्टाइल्स हैं। शीश जो कहानी अपने एक्शन से और अपने जेस्चर से सुनाता है, वही चीज जो है आप अपने आवाज से और अपने जो सुर हैं और जो आपकी स्किल है आप उससे उस चीज को कर रहे होते हो। तो वो करते करते देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से छोटी सी कहानी सुनाने के तरीके हैं। जैसे बोल हु जो गाना है वो बेसिकली
मैं अगर उसको देखूं तो वो एक ऐसी कहानी की तरह है कि जैसे आप किसी इंसान को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने लिए उठो और आप बढ़ो, और उस मतलब मोटिवेट करते हैं आप किसी को। जैसे उसकी कहानी है कि एक बंदा है जो मोटिवेट हो रहा है और वो कामयाबी की तरफ दुनिया से भी टकराता हुआ जा रहा है और एक तरह से खुदा की तरफ वो मूव कर रहा है। ऐसे ही जो लोरी है वो भी इसी तरह की एक कहानी है छोटी सी, कि जैसे कोई अपनी माँ से बिछड़ा है और एक बच्चा आज अपनी माँ को लोरी सुना रहा है। तो ये छोटी कहानियां ही होती हैं। और बल्कि और ये जो इस तरह के जो सॉन्ग्स हैं ये कहानी को बहुत जोड़ दो, एम्बियंस ही तब क्रिएट जब हम ये म्यूजिक ऐड करते हैं किसी चीज में। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अभी आपका करूंगा हादिया, आप आई, आपने स्पेशली परफॉर्म किया, बल्कि इतने दिनों से आप प्रैक्टिस कर रही थी इस चीज को। तो ये बड़ा मेरे लिए एक भी बड़ी जबरदस्त चीज हो गई। बड़ी पुरानी लिखी हुई मेरी ये पोइम थी, कुछ 7 साल हो गए हैं इसको लिखे हुए। अम्मी की डेथ से पहले उनके लिए लिखी थी, लेकिन वो बाद में 2017 में उनकी वफात हुई है, तो वो और ज्यादा एक रिलेटेबल हो गई हम लोग। जी जी बेटा। मैंने कहा कि मुझे पेपर बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये, और प्रैक्टिस तो करने का बहुत शुक्रिया बेटा। चले हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। आपको इंशाल्लाह एक फुल लेक्चर के लिए आपको साथ में करूंगा ज्वाइन, आपको और आपके टीचर जो हैं ज़ियाउल हक साहब जो हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत उनकी मेहनत और मुझे बड़ा उनका जिसका कॉपरेशन रही है इस पूरी चीज को वो डेवलप करने में, वो बहुत अच्छी चीज रही। फिर खुर्रम लतीफ़ी हैं जो पीटीवी में प्रोड्यूसर थे, मेरे साथ कोलीग थे, अब पीएनसीए इस्लामाबाद में वो डायरेक्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उनकी एक कॉम्पोजिशन थी, उनका भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया वो करूंगा। और जिस हादिया ने उस कॉम्पोजिशन को जज्ब किया अपने अंदर, इतनी खूबसूरती एकदम कोई निखार जो आया है उस कॉम्पोजिशन में, वो तो माशाल्लाह क्या ही उस चीज की बात है। तो मच हादिया, आपको इंशाल्लाह हम दोबारा जहमत देंगे जब हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस चीज के बारे में कि स्टोरी टेलिंग कैसे होती है म्यूजिक के थ्रू। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने शीश से कोई बात करनी है, शीश आपने कोई बात करनी है तो कर लें। हेलो शीश। शीश जो है अक्सर लाइव जो है थोड़े से गुमसुम से हो जाते हैं। कैसे चलिए हो? फिलहाल ये इतनी ही बात कर पा रहे। चले आपकी डायरेक्टली इंशाल्लाह आपको कुछ पूछना है शीश हादिया से? आप कितनी देर से प्रैक्टिस कर रही हो म्यूजिक का? मुझे सही सुनाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि कितनी अरसे से आप प्रैक्टिस कर रही हो, कब से आप सिंगिंग कर रही हो? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। 2 इयर्स में इतना, माशाल्लाह ये तो बड़े माहिर, एक 20-25 साल की तो रियाजत लगती है माशाल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त चीज है। और बोल हो के बाद अब दोबारा का शौक है, मुझे बहुत ज्यादा शौक है एक्टिंग का भी। चले दो बच्चे एक दूसरे के फैन, तो माशाल्लाह मैं दोनों को आप लोगों को फिर एक दफा सिंगिंग ज्यादा अच्छी होती है आपका एक्टिंग? शीश थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मुझे ज्यादा सिंगिंग अच्छी लगती है और आपको ज्यादा एक्टिंग ऑपोजिट। मुझे अभी नहीं सही आवाज आई मुझे। असल में कह रहा है आपको कि आपको मुझे सिंगिंग आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, मतलब इसको शीश को सिंगिंग अच्छी लगती है और आपको एक्टिंग अच्छी लगती है, तो ये तो आपस में आप लोगों को एक्सचेंज करने पड़ेंगे लगता है स्किल्स। ऐसे ही है। चले 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 माशाल्लाह, चलो ठीक है, ओके बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर आपको एक दफा जहमत देंगे, हो गया? चले ज़ियाउल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस स्टेज की और उसको पूरी प्रैक्टिस करवाई और हमारा 4 चांद लगा दिए इस लॉन्च को। तो इसी के साथ जो है अभी मैं इजाजत चाहूंगा आपसे दिया, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और ये सेशन जो है आप अटेंड कर रहे हैं। शीश पे भी वापस दोबारा ज्वाइन करके मेरे ख्याल से वो थोड़ा अभी फिलहाल कोई साइन आउट हो गया। लेकिन बहरहाल आज जो हम स्टार्ट करने जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, एक दो दफा मैंने कुछ जगह पे ये अपनी एक पोइम है
वो भी कुछ जगहों पे मैं और काफी दफा उसको एक तरह से बार बार एक तरह से पढ़ना पड़ता है ये चीज बताने के लिए कि बेसिकली जो राइटर्स हैं वो कर क्या रहे होते हैं, या जो स्टोरी टेलर्स होते हैं किसी भी तरह के, वो क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जब चीज हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की, तो इसमें एक बहुत कि इस चीज को समझना शायद जरूरी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक तरह की कहानियां सुनाने वालों की बात नहीं कर रहा। मैं जब बात कर रहा हूं तो मैं एक कहानी सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि लिखे हुए अल्फाज से नहीं सुनाई जाती। जो कहानी है वो जेस्चर से भी सुनाई जाती है, अपने अंदाज से भी सुनाई जाती है, अपने कैमरे की आंख से भी सुनाई जाती है, पेंट के ब्रश से भी सुनाई जाती है, आवाज से, ये जैसा सिंगिंग अभी हादिया ने हमें ज्वाइन किया, आवाज से भी सुनाई जाती है। तो जितने भी आर्टिस्ट हैं बेसिकली वो कोई ना कोई एक नैरेटिव एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जब आप नैरेटिव एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक तरह की स्टोरी टेलिंग ही होती है। जैसे मैं ये मेरी एक लिखी हुई जो पोइम आज पढ़ी है, हादिया ने परफॉर्म की है, ये मैंने बहुत अर्से पहले लिखी थी, जो अब जिसको मौका मिला उसको कंपोज करवाने का, शायद वो इसी दिन के लिए खुदा ने रखी हुई थी वो। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे पहली कहानी जो आप अपनी दुनिया में आके सुनते हो वो आपकी माँ की गोद में होती है, माँ की गोद से शुरू होती है, किसी लोरी की शक्ल में, किसी बेड टाइम स्टोरी की शक्ल में, जब आपको माँ सोते हुए कहानियां सुनाती हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो एक चीज और साथ हुई वो ये थी कि मेरे अब्बा जो हैं उनको, वो हमेशा, मुझे बहुत छोटा जब मैं था तो मेरे अब्बू जो हैं वो मुझे हमेशा कहानियां सुनाते थे, प्रॉफिट्स की, नबियों की कहानियां। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, सारे बच्चों को मुझे लगता है कि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी। जब आप ये कहानियां सुनते हैं तो आप कहानी के थ्रू पूरी दुनिया को समझते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ये नेचुरली एक चीज है कि आप, जैसे आप देखेंगे कहीं कोई अगर ड्रामे में देखेंगे कोई बेहोश होकर उठा तो एकदम वो कहेगा कि मैं कहाँ हूं, सबसे पहला क्वेश्चन वो यही कहेगा या पूछेगा इर्द गिर्द से। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि इंसान फौरन इस दुनिया में, इस कायनात में, या जहां पे भी वो है, वो अपनी पोजीशन को समझने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ हूं, क्यों हूं, और मेरा यहाँ पे मकसद क्या है आने का। कहानियों ने बहुत सारा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जो अभी मैं स्लाइड चलाना शुरू करूंगा तो हम इस चीज के बारे में बात करते चले जाएंगे। कहानियां कई दफा हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में भी काम आती हैं। कई दफा कहानियां हमें अपनी जो सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसके मोरल्स, उसके एथिक्स को समझने के लिए भी, जैसे आपने पुरानी कहानी कछुआ और खरगोश आपने कहानी सुनी, या आपने कौवा और लोमड़ी वाली कहानी सुनी। कौवा और लोमड़ी वाली कहानी, आप कोई आपको खुशामद करता है तो बेसिकली आपसे वो आपकी चीज छीनने की कोशिश कर रहा होता है। चलिए इतनी देर में शीश भी शामिल हो जाएंगे। तो ये जो कहानियां होती हैं कहीं जाके आपको ये समझ लीजिए कि कहानियां आपको सोसाइटी के मोरल्स भी सिखाती हैं कि आपने सोसाइटी में कैसे रहना है, इसके क्या नॉर्म्स हैं। जब आपकी एक मुस्लिम एक कंट्रीज में जब आप रह रहे होंगे तो उसकी खास तरह की स्टोरीज होंगी जो कि वहां पे एक्सेप्टेबल होंगी। इसी तरह आप जब किसी और कंट्री में जाओगे तो वहां पर अपनी तरह की स्टोरीज होंगी जो एक्सेप्टेबल होंगी। वो एक तरह से आपको, मतलब स्टोरी का बहुत बड़ा ये काम है। चलें, शीश आपने हमें ज्वाइन कर लिया है, अब आके कोई आप मुझे बताएं आपको कौन कौन सी कहानियां हैं जो कि कोई याद है, आपको कौन सी स्टोरी है जो अभी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई कहानी याद है तो आपको कौन सी इस वक्त याद आ रही है स्टोरी? किसकी? कोई भी स्टोरी, जिस तरह कछुआ और खरगोश स्टोरी है, आपको आती है कछुआ और खरगोश वाली स्टोरी? मुझे वो वाली सबसे पहले स्टोरी से मुझे
वो वाली आई है, हम पेनीवाइज। पेनीवाइज अब सीधा पेनीवाइज पे जाके, क्योंकि आप मॉडर्न जो बच्चे हैं वो सीधा सीधा छलांग मारते हैं एक बड़ी स्टोरी के ऊपर। पेनीवाइज की स्टोरी है ना। हाँ स्टोरी तो वो है, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ। पेनीवाइज तो डराने वाली कहानी है ना, लेकिन उसमें ये है कि उसके अंदर भी एक तरह का अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि पेनीवाइज वाली जो स्टोरी है, ये जो जो फिल्म है, उसके अंदर आप क्या, उससे क्या लर्न करते हो, उससे आपको क्या मोरल क्या मिलता है, उससे आपके ख्याल में क्या मोरल मिलता है? उससे स्टोरी से ये लेसन था कि आपको ऑलवेज जितना भी हार्ड लक हो आपको फिर भी ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल सही है। साथ एक और चीज जो बहुत बड़ी है कि आपके जो दोस्त हैं, जब आप सब मिलते हैं तो एक पावर बनते हैं मिलके, आप अकेले अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। तो एक उसमें एक कहानी आप ये सीखते हैं कि दोस्तों का साथ देना चाहिए और दोस्तों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा कॉन्फिडेंट होकर इकट्ठा जोड़ के रहना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। तो ये जैसे ही वो एक एक बंदा कम होता है या कोई भी फियर में जाता है, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है उसके अंदर कि आपने डरना नहीं है। जब आप डरोगे तो आपको जो विलन है या जो एक ऐसा इवल कोई चीज है वो तब तक आप पे हावी रह सकती है जब तक आप उससे डरते रहते हो। तो देखिए एक कहानी के थ्रू आपने कितनी चीजें सीख ली और आपके अंदर वो बैठ गई। अच्छा इसी तरह से प्रॉफिट्स की कहानी है जो मैंने सुनी है, तो शीश आपको कुछ याद है बीच में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है, जो उनका किस्सा है, तो क्या था हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है उनकी कहानी में, क्या एक मजे की चीज है? बोट वाली थी ना जिसमें वो बोट था और सारा वाला जो है कि उन्होंने जो आपको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पसंद इसलिए भी है कि शीज को साइंस में और स्पेशली एनिमल स्पीशीज और बायोलॉजी, मतलब बायो जेनेटिक इंजीनियर बनने का शीज को शौक है, तो उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी है इस चीज में। उसमें क्या हुआ था बोट में, उन्होंने क्या किया था बोट में। सारे एनिमल्स को बुला लिया था ना फ्लड आते हुए, जितने भी या एनिमल्स थे सारे वो। पीपल को बुला लिया था और इविल पीपल को छोड़ दिया था। फिर पूरी दुनिया के ऊपर कोई भी लैंड पीस नहीं था, पूरा फ्लड आ गया था। फिर उनको एक डव मिला था, फिर उन्होंने पूछा था कि जाके लैंड ढूंढे। वो डव आया था एक पीस ऑफ लीफ या उस तरह का कुछ के साथ, फिर उनको पता चला था ये लैंड है। अच्छा इस कहानी में भी बहुत सारे मोरल्स आपको साथ मिलते हैं। अब आप देखें कि उस लैंड के ऊपर जब हम एक मतलब ये किस्सा जब सुनते हैं तो आपको ये पता चलता है कि उस लैंड के ऊपर जो लोग थे वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसमें ये हुआ कि जो एनिमल है वहां के, उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने यही डिसाइड किया कि इनको जाया नहीं करना या इनको नहीं, ये स्पीशी एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो आज देखिए वो कितना रेलिवेंट है कि बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि दुनिया में एक्सटिंक्ट हो रही हैं, तो उनको प्रिजर्व करना, उनको चाहे आप जेनेटिक्स के थ्रू करो, जैसा शीज का एक शौक है कि अगर आपको लगता है कि कोई राइनोज या पांडा या जैसा डोडो खत्म हो गया था दुनिया से, या ऐसे जानवर जो खत्म हो गए थे, तो एक तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में हमें ये भी सबक मिलता है कि आप इनको प्रिजर्व करने की कोशिश करें, पापा उनको मरने ना दें, उनको खत्म ना होने दें। जी जी बेटा। अभी आपने बोला ना डोडो बर्ड का, जी तो अभी लाइक जस्ट 5-10 days ago डोडो बर्ड्स वापस बैक टू लाइफ आ गए। इफ यू चेक आउट 4 to 5 ऑलरेडी आ गए वापस बाय साइंस डीएनए वो उस पे ये होगा ना कि उसके जीन्स किसी तरह से उन्होंने डिस्कवर किए होंगे और उसको फिर दोबारा से आ गए वापस। अच्छा स्टोरी टेलिंग में आपको क्या लगता है कि स्टोरी टेलिंग से क्या चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल, और क्या आपको स्टोरी टेलिंग से पता चलता है? स्टोरी में एक लेसन होता है और फिर वो बहुत सीक्रेट भी हो सकता है कभी कभी या बहुत नॉर्मल, लेकिन वो एंड सब फिर हाँ बहुत इंस्पायरिंग होता है। हाँ उसको ये कह सकते हैं कि जो कहानी के अंदर सब टेक्स्ट में कहानी एक होती है। जो कहानी होती है वो आप ये समझें कि एक
टॉफी है जिसका रैपर बहुत खूबसूरत होता है, जिसके अंदर एक असल चीज, जो असल खाने वाली चीज है वो उसके अंदर होती है। तो कहानी एक उसका ऊपर का कवर है। जैसे मैं अगर वैसे आपको लेक्चर दे रहा हूं तो हो सकता है कि आपको उतना इंटरेस्टिंग उस तरह से ना लगे जितना मैं कहानी सुनाते हुए बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लेक्चर देते हुए बात करूं तो हो सकता है वो बोरिंग लगे, लेकिन जब कहानी की सूरत में आपको सुनाऊंगा तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी ज्यादा, और आप ज्यादा उससे लर्न कर सकोगे। चलें, अभी शीज जो है, अभी उनसे भी इजाजत चाहेंगे। शीज को हम दोबारा भी एक दफा इंशाल्लाह जरूर बुलाएंगे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मुझसे ज्यादा शीज जो है पॉपुलर है। पहले मैं शीज मेरा बेटा होता था, अब मैं शीज का अब्बू हो चुका हूँ, तो ये एक एजाज अब मेरे साथ जुड़ चुका है, एक और बैज ऐड हो चुका है। तो हो सकता है शीज के फैंस भी साथ ही चले जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिलहाल कोई बात नहीं। हमें उतने ही ज्यादा लोग चाहिए। मेरा पेज के बारे में भी यही ख्याल है कि हमें उतने ही लोग चाहिए जो कि सीरियसली इस चीज को फॉलो करें और बजाय इंटरटेन होने के कुछ सीखने की कोशिश करें। तो चाहे पेज पे नंबर थोड़ा सा कम रहे, लेकिन सीरियस जो लर्नर्स हैं वो हमारे पास मौजूद रहें। तो खैर, ओके जी शीश, बाय बाय। बाय 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 बाय। ओके ओके बेटा। चल, अब क्योंकि मैं ही यहाँ पे रह गया हूँ तो मैं चाहूंगा कि अब स्लाइड्स की तरफ जाया जाए। कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैं यहाँ पे प्ले किया करूंगा, और वो जो स्लाइड्स हैं हर दफा मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ जब जब हम लेक्चर्स के लिए आए कुछ स्लाइड्स होंगी जिनको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश होगी कि वो चीजें आपके साथ सेव होती चली जाए, ताकि ये ना हो कि मैं कोई चीज आप मिस ना कर दें। तो जो भी मैं स्लाइड्स एक्सप्लेन करूंगा वो आगे आपको याद रखने में भी काम आएंगी, और मुझे भी थोड़ा सा फ्लो जो मिलेगा कि मैंने किस तरह से और के कहाँ तक जाना है, तो उस चीज के बारे में हम बात करते जाएंगे। फिलहाल मैं ये इस वक्त स्लाइड्स जो है उनको लोड करता हूँ और फिर प्रॉपरली हम साथ साथ उस पर बात करते जाते हैं जी। मेरे ख्याल से स्लाइड्स लोड हो चुकी होंगी, या आप स्लाइड्स देख सकते हैं। मुझे लोगों के रिएक्शन जो वो मैं नहीं पढ़ सकता इस वक्त, मुझे नहीं आ रहे स्पेशली फेसबुक पे, तो मैं साथ साथ थोड़ी सी हेल्प लूंगा उसके लिए कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस अगर मैं आपको जवाब ना दे पा रहा हूं तो इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि मुझे लाइव, मैं जूम पे हूं तो मुझे फेसबुक पे जो लाइव जो अगर कोई कमेंट्स या कोई चीज आ रही है तो वो मुझे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो मैं जब देखूंगा तो मैं आपको साथ साथ उसके साथ साथ जवाब देता जाऊंगा। फिलहाल हम स्टोरी टेलिंग में बात कर रहे हैं। अच्छा, जब स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो मैं सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन की स्टोरी की बात नहीं कर रहा, ये अपने जहन में रखिएगा। मैं दास्तान गोई की भी बात कर रहा हूँ, मैं थिएटर की भी बात कर रहा हूँ, मैं रेडियो की भी बात कर रहा हूँ, मैं टीवी की भी बात कर रहा हूँ, फिल्म की भी और वेब की भी। अच्छा, और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट और ड्रामा की बात नहीं कर रहा। फिर ये भी समझ लें कि मैं एड की भी बात कर रहा हूँ, मैं न्यूज की भी बात कर रहा हूँ, मैं आर्टिकल की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब के सब बेसिकली स्टोरी टेलिंग के ही फॉर्मेट्स हैं, सिर्फ उनको बताने का तरीका उसमें थोड़ा सा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब जो आए हैं, तो न्यू मीडिया आता जा रहा है, वो और तरीके से मजीद चीजें ऐड हुए चली जा रही हैं, जो मैं आपको साथ साथ अभी हम चलेंगे तो कहानी एक्सप्लेन में करता जाऊंगा कि क्या हुई है। अच्छा, मैं सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जुबान बेसिकली क्या है। इंसान की जुबान में ऐसा क्या खास है जो कि इंसान को इतना इंपॉर्टेंट बना देता है, या इंसान की जुबान बेहतर कैसे है बाकी जितने भी जानदार मौजूद हैं। आखिर क्या ऐसी बात है जो कि इंसान की जुबान को इंपॉर्टेंट बनाती है ज्यादा। कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो टीम मुझे बता सकती है, कोई बहुत जरूरी क्वेश्चन अगर ऐसा है अभी तक। अच्छा ठीक है, तो आप जरूरी क्वेश्चन भी मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा चलें, जी, बेहतर होता है कि जब थोड़ा सा आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश ही करूंगा कि मेरे साथ कोई ना कोई एक मॉडरेटर मौजूद हो
ताकि आप लोगों के वो क्वेश्चंस या आंसर जो आप करना चाह रहे हैं वो मुझ तक पहुंचाते रहें साथ साथ थ्रू आउट, आपको भी नजर आ रहे होंगे, तो उससे थोड़ा बेहतर होता है कि मैं उनसे क्वेश्चन करूं और वो आगे से कुछ आपका रिस्पांस दे सकें, वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन बहरहाल तो कह मैं ये रहा हूं कि इंसान की जुबान में खास बात यह है कि इंसान की जुबान एब्स्ट्रैक्ट थॉट सुना सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा एक्सप्रेशन जो है, तो अगर आप देखें तो जानवर की आवाज में भी एक्सप्रेशन तो है, जो भी है वो जब डरेगी तो म्याऊं करके करेगी, या बच्चों से प्यार करेगी तो पुर्र करेगी, तो वो एक्सप्रेशन तो किसी हद तक इमोशनल एक्सप्रेशन तो वो दे देती है। इसी तरह से और बहुत से, कोई खतरे का उसने आगाह करना है बच्चे को या कुछ करना है किसी हद तक, वो कम्युनिकेट भी कर लेती है। लेकिन एक खास चीज है जो कि वो नहीं कर सकती इंसान की तरह। बिल्ली देखें मोहब्बत पे शायरी नहीं कर सकती, ना उसको रिकॉर्ड कर सकती, जनरेशन तक अपने शिफ्ट कर। बात यह है कि इंसान की जुबान बहुत से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात कर लेती है, मोहब्बत के बारे में बात कर लेती है, खुदा के बारे में बात कर लेती है, सोशल इश्यूज के बारे में बात कर लेती है, और बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। कि अगर वही फिर मैं बिल्ली की मिसाल दूंगा कि अगर बिल्ली ने अपने बच्चे को बताना है कि वो खतरा है, तो वो सिर्फ एक खास तरह की आवाज निकाल के उसको वार्न करेगी। इंसान की जुबान में एक बहुत खास बात यह है कि इंसान की जुबान एग्जैक्टली बता सकती है कि कहां से खतरा है, कितना खतरा है, कितने लोग आ रहे हैं, कोई एक बंदा है या कोई मजमा आ रहा है उससे खतरा है, कोई दुश्मन आ रहा है, छोटा दुश्मन आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, और आपके पास कितना वक्त है। मतलब ये इतनी डिटेल में आप जा सकते हैं। तो इंसान की जुबान की खूबसूरती ये है कि उसमें ये सारी एक्सप्लेनेशन आती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों के मुकाबले में खड़ा किया और उनको कहा कि अच्छा तुम चीजों के नाम बताओ, और उन्होंने बता दिए, तो उसमें एक इंटरप्रिटेशन ऐसी भी बनती है कि जैसे उनको नाम रखने सिखा दिए गए थे, कि जिस तरह इंसान अभी ये करता है कि चीजों के का जो मकसद है या उसकी जो शेप है या उसका जो इमोशनल इफेक्ट है इंसान पे, इंसान उसके हिसाब से लफ्ज क्रिएट कर देता है। जिस हम शहरों के नाम रख लेते हैं, अब ज़ाहिर कोई जानवर तो ये नहीं कर सकता कि किसी शहर का नाम रख के वो बैठा, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हम नौयत के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, जैसे इस्लामाबाद अब नाम है, तो वो एक मजहबी एक इफेक्ट भी उसका एक आता है कि हम जैसे ये पाकिस्तान एक मुल्क है जिसका एक कैपिटल है। इसी तरह से कोई छोटी कोई जगह है तो उसको चन्नी बोल देते हैं, कोई ऐसी चक कोई बोल देते हैं, ठीक है, जैसे चक के हिसाब से चीजें डिवाइड हुई भी होती हैं। तो हम लोगों के यहाँ, इंसानों के यहाँ, हम देखें अगर हाथी वर्ड भी हम लेंगे तो हाथी एक अपना शक्ल उस तरह से हाथी से मिलती है, ना उसकी आवाज मिलती है, हाथी जैसे साउंड निकालता है, लेकिन ये हमने मिलके एक कम्युनिटी ने तय कर लिया कि ये हाथी लफ्ज जो है, ये जैसे ही आप सोचें तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपका सीधा जाके एक हाथी जुड़ेगा। इसी को आप इंग्लिश या चाइनीज के सामने बोलेंगे तो उसको हाथी वर्ड समझना है, जैसे हमें चाइनीज अब मुझे वर्ड नहीं पता कि वहां पे हाथी को क्या कहेंगे। इसी तरह आप ये समझ लेंगे ग्रेविटी, अब जब तक ग्रेविटी का वर्ड इजाद नहीं हुआ न्यूटन के टाइम तक, तब तक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता था दूसरे लोगों को। तो ये जुबान ने खूबसूरती ये अपनाई कि आपने जो जो कुछ देखा, जो जो महसूस किया, उसका नॉलेज कलेक्ट करके उसको साइंस और कहानियों की शक्ल में सेव कर लिया अपने पास, और हिस्ट्री की शक्ल में वो आप तक आगे तक चलती हुई आती गई। ये इंसान की जुबान की क्वालिटी थी। अब हम ये देखते हैं कि इंसान की जुबान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उसको इंपॉर्टेंट बनाती हैं, मतलब वो मीनिंग उसके थ्रू एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग से बात कर सकता है। एक चीज होती है फोनिक्स, जैसे एक जुबान में एक साउंड होती है, ट, स, ज, ये बेसिकली एक साउंड है। इस साउंड के साथ उसका एक सिंटैक्स है, उसकी एक ग्रामर है, ठीक है, और उस साउंड का एक मतलब है जो कि उस ग्रामर की वजह से है। जिस तरह मैं आप इस वक्त च च च आवाज करता हूं, ये तो एक आवाज है,
लेकिन जैसे ही मैं की आवाज निकालता हूं तो उसके साथ ही आप उस सिंटैक्स में, क्योंकि ग्रामर है, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये बेसिकली एक सोशली कनेक्ट कर लेंगे कि बेसिकली अफसोस की एक आवाज है। ठीक है। उसके बाद अब जरा मैं दिन लफ्ज इस्तेमाल करता हूं। दिन लफ्ज मैं इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी वक्त की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये चीज, यही आपके जहन में एक चीज आएगी। लेकिन जब मैं उसको सेट करूंगा किसी जुमले में, अभी दिन नहीं है, उस दिन आना, अच्छा वो दिन अभी नहीं आया, देखिए उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग साथ साथ चेंज होता चला जाएगा। तो ये हो गया, एक हो गया फोनेक्स, एक साउंड होती है एक लफ्ज की। इसी तरह उसका एक सिमेंटिक, उस साउंड का एक मतलब होता है, और उस साउंड के मतलब के साथ एक स्ट्रक्चर या एक ग्रामर होती है जिसमें आप उस लफ्ज को रखते हैं तो वो अपना एक मीनिंग देता है। अच्छा, हमारे यहाँ विजुअल लैंग्वेज को लोग नहीं समझ पाते, जबकि विजुअल ज्यादा आसान चीज है। बिल्ली दुनिया जहान में जब तस्वीर बनाएंगे तो वो अंग्रेज को भी बिल्ली नजर आएगी, वो चाइनीज को भी, वो आके अफ्रीकन को भी बिल्ली नजर आएगी, वो बॉर्जनीज को भी बिल्ली नजर आएगी, इंसान को जो हम यहाँ के देसी हैं हमको भी बिल्ली ही नजर आएगी। लेकिन लफ्ज मुख्तलिफ होंगे, किसी में कैट होगा, किसी में बिल्ली होगा, किसी में चौपाऊ होगा, किसी में कुछ होगा। तो तस्वीर तो ज्यादा आसान है, तस्वीर में तो वो मसाइल नहीं है। तस्वीर फिर भी, क्योंकि मैं कहता हूं हम लोग थोड़े विजुअली इलिटरेट होते हैं, उसकी वजह से हमें विजुअल देख के भी पढ़ना नहीं आता। ये हम बहुत मेजर जो हमारे, इवन मुझे दुख होता है इस चीज पे, बहुत बड़े बड़े हमारे राइटर्स भी और जो दूसरी फॉर्म्स के आर्टिस्ट हैं, उनको तजरीदी आर्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की जो विजुअल्स हैं, उनको नहीं वो समझ पाते और उसको सीधा रिजेक्ट कर देते हैं कि ये क्या कर दिया, ये छींटे क्यों मार दिया, ये ऐसे क्यों कर दिया। तो ये थोड़ा सा ट्रेन होने की जरूरत है कि ये एक और आर्ट फॉर्म है जिसका एक मतलब है, क्योंकि आप उसको रीड नहीं कर पा रहे तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इसको आप कहते हैं विजुअल लैंग्वेज। ठीक है, उसमें सिर्फ एक फर्क आता है कि जो आपके वैसे जो जुबानी जो वर्बल एक लैंग्वेज है, उसमें तो आपका फोनेक्स, सिमेंटिक और सिंटैक्स है। फोनेक्स सिर्फ चेंज कर दें, फोनेक्स जो साउंड है उसकी, साउंड की जगह आप डाल दें विजुअल लैंग्वेज में सिर्फ ये होगा कि एक फोनेक्स होगा, फोनेक्स के साथ, फोनेक्स की जगह विजुअल आ गया, विजुअल का एक सिमेंटिक, मतलब विजुअल का एक मतलब होगा, और उस मतलब का एक मतलब उस जुमले का एक स्ट्रक्चर या ग्रामर होगी जिसकी वजह से उसका खास मतलब बन के सामने आएगा। अच्छा, मैं एक चीज और जो आपको ये कहना चाहूंगा इस टाइम पे, वो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम अल्फाज में नहीं करते वो ज्यादा होती है, वो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि मैं साथ साथ जेस्चर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन हैं, ये बहुत हद तक मेरे एक्सप्रेशंस को, मेरी बात को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करके क्लियर कर रहे हैं, जो कि वैसे नहीं मैं कर सकता। उसके बगैर मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर सकता। जैसे आप अगर टेक्स्ट मैसेज लिखते हैं तो ज्यादातर लोगों की लड़ाइयां हो जाती हैं टेक्स्ट मैसेज, इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से एक्सप्रेशन कन्वे नहीं हो पाता और वो बात पूरी नहीं पहुंच पाती। इसी तरह से अगर मैं आवाज को ऊंचा करूं और मैं चीख के बोलना शुरू कर दूं और ऐसे बोलना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, तो वो यही बात मैं कर रहा हूं, जो कि बाद में नॉर्मल कर रहा हूं कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको मेरी टोन की वजह से लगेगा कि मैं गुस्से में चीख रहा हूं। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका है। आप थाई एयरवेज के बारे में अभी कभी देखें तो वो बात आपको हमेशा कहेंगे कि हाँ, आप आइए, तो इस तरह की आवाज, हस्की सी आवाज निकालेंगे। वो बेसिकली उसका मकसद आपको सेड्यूस करना नहीं होता, उसका मकसद बेसिकली आपको रिस्पेक्ट देना होता है, क्योंकि थाई कल्चर के अंदर रॉयल को जब आप ट्रीट करते हैं, किसी रॉयल गेस्ट को ट्रीट करते हैं स्पेशली, तो उसको बहुत हस्की आवाज में उससे बात करते हैं। तो ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है कि आप वर्बल के साथ नॉन वर्बल कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जेस्चर्स, जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होती है। अच्छा, अब मैं नीचे जाता हूं, जो मीडियम्स हैं।
मीडियम्स में देखें आप, एक तो कम्युनिकेट करने के लिए फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिंट, ठीक है। अच्छा ये समझ लीजिए कि जब इंसान फेस टू फेस कम्युनिकेट करता है तो वो ज्यादा एम्पैथी लेवल होता है, आप ज्यादा 1 to 1 क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, फिर कोई बीच में क्वेश्चन कर सकता है, उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, तो वो एक ज्यादा इंटरेक्टिव चीज होती है जब आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो। और आप क्योंकि प्रेजेंस होती है, एक ऑरा भी आपका एक होता है, आपकी कुछ वाइब्स होती हैं जो कि आप एक्सचेंज एक दूसरे कर रहे होते हैं, तो उसका एम्पैथी लेवल या वो कम्युनिकेशन का लेवल बहुत बेहतर होता है। लेकिन ये हुआ कि जब कहानियां लिखी जाना शुरू हुई उससे एक फर्क आया। उससे फर्क ये आया, या कोई भी चीज लिखी जब जाती है तो उसको आप थोड़ा सा ऑर्डर में लिखते हो, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इधर से उधर जंप कर सकता हूं टॉपिक्स को। वाकयात किस तसलसल में हुए थे मैं उससे निकल सकता हूं। मैं कोई वाकया पहले बोल देता हूं, फिर अचानक हाँ अच्छा मुझे वो चीज याद आई, अच्छा मुझे वो चीज याद आई, तो मैं उसके अंदर बहुत जगह जंप कर सकता हूं। लेकिन जब हम कोई चीज लिखते हैं तो लिखते हुए ऐसा हम नहीं करते, हम एक तसलसल में एक पूरी चीज लिखते हैं। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है जो कि हम फिर लिखते हुए फॉलो करते हैं। खैर वो उसमें फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स आ गए, फिर इलेक्ट्रॉनिक जब आया, रेडियो आया, फिर टीवी आया, वो साउंड थी खाली, फिर टीवी आया तो उसके साथ विजुअल ऐड हो गया, ऑडियो और विजुअल हो गया। फिर उसके बाद फिल्म आई तो वो उसका एक मतलब फिल्म पहले आई वायरल, जो टीवी है वो फिर खास तरह की उनकी अपनी अपनी ऑडियंसेस थी। फिर अब न्यू मीडिया आ गया है जो कि टेक्स्ट भी इस्तेमाल करता है बीच में, और बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करता है। जब टीवी के ऊपर एक अम्मी अगर आएंगी, कोई बनेंगे, अगर फॉर एग्जांपल कोई मदर बन के आया है तो टीवी की प्ले में तो आपको अजीब लगेगा, कोई दाढ़ी वाली मदर तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको यूट्यूब के ऊपर वही कोई अगर फनी बन के आता है तो आप उससे रिलेट कर जाते हैं। तो उसमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एक मिनट, अच्छा आप लोगों को ये जो स्लाइड्स हैं ये चेंज होती हुई क्या नजर आ रही हैं? अच्छा बहरहाल अगर स्लाइड्स एक जगह पे भी कहीं पे हैं तो मैं उसके बाद उसको स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, क्योंकि अगर प्रॉब्लम उसके अंदर आ रहा है। अच्छा मैं ये मुझे नहीं अंदाजा हो रहा कि मैं तो यहाँ से प्ले कर रहा हूँ स्लाइड्स को, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे स्लाइड शायद आगे मूव नहीं कर रही मूव। कोई अजीब सी बात है, होना तो नहीं चाहिए। शेयर स्क्रीन के हिसाब से तो मैं दोबारा कर लेता हूँ कि अगर आपको वो मूव होती हुई नजर नहीं आ रही तो, क्योंकि मैं तो स्लाइड्स के हिसाब से चल रहा हूँ। यहीं पे है सारा। अच्छा एक मिनट में फिर आगे देखता हूँ एक दफा, या एक फ्रेम भी मुझे बार बार करना पड़ेगा। एक फ्रेम मुझे ये अब एक दफा देख के मुझे बता दीजिए टीम कि क्या ये जो स्लाइड है अगली ये मुझे नजर आना शुरू हो गई आपको? अच्छा बहरहाल मैं आगे जा रहा हूँ कि ओरिजिन और जॉनर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा कहानी आपको सबसे पहले जब सुनाई जाती है, जो सुनाई जाती थी सबसे पहली जो फॉर्म थी वो मोनोलॉग्स की शक्ल में थी, ठीक है। मोनोलॉग्स ये था कि एक दास्तान गो आया, उसने आपको कहानियां सुनानी शुरू की। उसने अब इस चीज के बारे में बात करनी जरूरी है कि कहानियों को स्टार्ट कहां से हो। तो ये एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि दुनिया का जो आर्ट की जितनी भी फॉर्म्स हैं, ठीक, जितनी भी फॉर्म्स हैं आर्ट की, वो सब की सब एक मजहबी एक्सप्रेशन के तौर पे स्टार्ट हुई है। ये सुन के आप थोड़ा सा हमें अजीब लगेगा क्योंकि हमारे अपने रिलीजन के हिसाब से ये चीज थोड़ी सी हमें लगता है कि जैसे नहीं है, लेकिन कहानियां अगर सुनने में आए तो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से भी हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा अपना मकसद समझने की कोशिश करते हैं तो हमेशा इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को कहानी के तौर पे या किस्से के तौर पे उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब स्टोरी टेलर और सिंगर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो होता ये है कि जैसे आप कहीं हंटर्स और गैदरर्स की, क्योंकि ये एक जिसको आप पुराना पत्थर का जमाना कहते हैं, जब लोग शिकार करते थे और
गैदरर्स ये होते हैं कि जो कि फल जमा करके लाते हैं। तो जो शिकार करने वाला आदमी था वो जब जाता है तो वो वहां से वापस आते हुए आपको पूरा किस्सा, एक बंदा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है कि शिकार के वहां पे क्या हुआ, हमने कैसे किया, जैसे आपको शिकारियात की पूरी कहानियां मिलती हैं, दूसरी तरफ वो कहानियां एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। या फिर वो खुदा के बारे में बात करते थे, अपने ओरिजिन के, हम कहाँ से आए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन स्टोरीज हैं डिफरेंट, लेकिन हमारे हम जो रिलीजन हैं, जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और यहूदियत जो है, ये क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वो चलता हुआ सिलसिला आ रहा है, तो हमारे यहाँ जो ओरिजिन का एक पूरा का पूरा जो हमें जो सिखाया गया है वो एक पूरा एक है जो हमारा कॉमन है हम तीनों में, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, फिर जन्नत के अंदर उनका बनाया जाना, फिर उसके बाद हजरत हवा अलैहिस्सलाम का पैदा होना, फिर उनका एक वो फल खाना और उसकी वजह से उनका एक्सपेल हो जाना। ये पूरी एक कहानी है, ये एक किस्सा है, एक वाकया है जिसको हम तक इस तरह पहुंचाया गया कि वो आज तक मुझ तक भी वो पहुंची है, उससे अगली जनरेशन तक भी वो इसी तरह से जाएगी और उसका कोई ना कोई मकसद और मतलब होगा जो कि हमारे अंदर सब टेक्स्ट में साथ साथ हमें बताया जाता है। अच्छा, अगर आप एक चीज गौर करें मोनोलॉग्स की, एक और चीज की, हुमर जिस तरह से था, हुमर की रिटन फॉर्म में आपको रिज़्मियात मिलती हैं। रिज़्मिया जो शायरी होती है वो बेसिकली जंगों के बारे में होती है। जैसे आपको पता होगा कि अरब के अंदर भी ये रिवाज था, ये मुसलमानों ने भी वहां से लिया और अरबों में खुद था कि जब वो कुरैश जब मूव करते थे, जंग करते हुए, तो कुछ खवातीन थी या बंदे होते थे जो कि रिज़्मिया शायरी पढ़ते पढ़ते उनको वलवला जोश दिलाते थे। तो उसी तरह से हुमर ने रिकॉर्ड की हैं कुछ चीजें, उसको रिज़्मिया शायरी उसको कहते हैं, कि जैसे आप अपना एक वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जोशो वलवला भी और एक पेट्रियाटिक भी चीज है, और एक अपना मुल्क के लिए एक फख्र और प्राइड करने के लिए आपने स्टोरी सुनाई जिसमें ग्रीक्स की जो डिफरेंट लोगों से जंगें हुई उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। जैसे ट्रॉय के बारे में आपको पता होगा कि एक वो शायरी की शक्ल में एक कहानी है पूरी। इसके अलावा स्पार्टन्स, जो 300 स्पार्टन्स, ये फिल्म अब बनाई गई है। 300 जो स्पार्टन्स थे जिन्होंने, जो बहुत ज्यादा जोशीले और बहुत शदीद किस्म के वॉरियर्स माने जाते थे, उनकी कहानी एक्सप्लेन की है, वो होमर की कहानी से ली गई है। अब जब वो फिल्म बनी है तो आपको बहुत वायलेंट, बहुत एक्सैजरेटेड लगती है। आपको लगता है कि वो बादशाह, इतना लंबे साइज का दुश्मन बादशाह कैसे असल में एग्जिस्ट कर सकता है, ये ऐसा तख्त कैसे हो सकता है, ये इस तरह की शक्ल के उसके एनिमल्स और फौजें कैसे हो सकती हैं, और ये इतना वायलेंस और इतना ये कैसे हो सकता है। लेकिन हुआ ये है कि देखिए, आप जब शायरी में बात करते हैं तो शायरी में आप चीजों को बहुत लार्जर देन लाइफ साइज उस चीज के बारे में बात करते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि जी जब जंग हुई तो तलवारों के खेत उगे हुए थे और सर गेंदों की तरह उछल रहे थे। अब ये वैसे अगर आप इमेजिन करें तो ये विजुअल बहुत अजीब लगेगा सोचने में, लेकिन ये इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता था कि अभी वही था कि वो इतना लंबा चौड़ा था कि वो तो 8 फुट का एक आदमी था जो ने मुक्का मारा था, वो पता नहीं पूरे दीवारें 4 उसने तोड़ दी एक साथ। तो हम थोड़ा सा एक्सजरेट करते हैं कि जब हम रिज़्मिया शायरियों में इस पे बात करते हैं, तो जो दास्तान गो था वो अपनी बात में स्पाइस ऐड करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वो बड़े से बड़े एक्सजरेशन में चल जाता था, क्योंकि उस विजुअल तो दिखाने की उसकी जरूरत नहीं होती थी, वो तो कहानी से अपने अल्फाज से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता था। तो शुरू की कहानियां जो आपको मोनोलॉग से मिलती हैं वो काफी एक्सजरेटेड फॉर्म में मिलती हैं। फिर जो केव पेंटिंग्स हैं या पिक्टोग्राम्स होती हैं, जो आपको पुराने, जो पैलियोलिथिक एज की बात कर रहा हूँ, जब पुराना पत्थर का जमाना जिसे कहते हैं, जब गारों में इंसान रहते थे तो उस वक्त वो पेंट करते थे। अच्छा, वो उस जमाने में हिस्ट्री को सेव करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हिस्ट्री की अपनी हिस्ट्री बहुत छोटी है, तारीख की अपनी तारीख बहुत छोटी है, जो इंसान ने बहुत अरसे बाद इस चीज को रियलाइज किया कि मुझे अपनी तारीख भी सेव करनी है। तो इसलिए आप मैक्सिमम पीछे जाएं तो आपको फिरौन वगैरह जो इजिप्ट की है वो हिस्ट्री कुछ शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं, या मेसोपोटामिया जो है, जो इराक की एक सिविलाइजेशन थी, उससे पीछे आपको ज्यादातर रिकॉर्ड नहीं मिल पाते। वो उसकी वजह ये है कि इंसान ने बहुत देर बाद ये रियलाइज किया कि मुझे तारीख भी सेव करनी है और उससे भी एक नैरेटिव और कहानी बिल्ड करनी है। तो वो काफी बाद में हुआ है। जो शुरू में पेंटिंग की जाती थी वो भी आप समझेंगे एक जादू की तरह, मैजिक की तरह की जाती थी, कि जब कोई एक ग्रुप गया है कहीं पे परफॉर्म करने के लिए, एक हंटिंग परफॉर्म करने के लिए गया है, शिकार करने गया है, तो वो उनपे कोई इफेक्ट ना होता है, तो एक बंदा तावीज की तरह एक पेंटिंग बनाता है पीछे। क्योंकि देखिए 40-50 बंदा मैक्सिमम या हो एक ग्रुप में, उनको कम्युनिकेट करने के लिए तस्वीरें एक दूसरे को दिखाने की बना के क्या जरूरत है।
उसकी जरूरत तो नहीं है, ना तारीख सेव करने का इतना, ना उनके इतना शऊर है उस टाइम पे कि आपने तारीख भी शेयर करनी है। तो उसका जो वाहिद मकसद रह जाता है वो होता है कि जैसे आप कहानियों के थ्रू, इन पेंटिंग्स के थ्रू के जी हंटिंग का, तो वो आप ये कर रहे हैं कि आप बेसिकली एक तरह का तावीज या एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। जैसे अभी तक हमारे यहाँ ये चीज है कि जब आप कोई ड्राइंग करते हैं तो एक तरह से आप क्रिएशन की पावर को चैलेंज कर देते हैं खुदा की। तो हमारे यहाँ ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती नॉर्मली विजुअल बनाना के, जैसे आप फर्क नहीं कर पाते कि एक असल तस्वीर और एक जानदार में फर्क है, क्योंकि वो उसकी पूरी एक एनाटमी है, उसके अंदर सब कुछ और भी है, लेकिन एक ड्रॉ हुई हुई बिल्ली और एक असली बिल्ली में थोड़ा पुराना आदमी नहीं फर्क कर पाता था। तो हमने बहुत अरसे बाद जब हम खोला उसको, सर्जरियां करनी शुरू की एनाटमीज की, तो फिर हमारा में थोड़ा सा फर्क अंडरस्टैंडेबल हुआ। तो ये था कि जब उस वक्त कोई ड्रॉ करता था तो उसकी जो पोजीशन होती थी वो किसी प्रीस्ट या किसी काहन जैसी होती थी, या जैसे वो कोई जादू या स्पेल कर सकता था, वो इफेक्ट कर सकता है इर्द गिर्द की चीजों के बारे में। अच्छा, फिर कहानी के अंदर चीजें आती हैं कि जब आप थिएटर और डांस के ऊपर आते हो, थिएटर में ये हुआ कि पहले एक बंदा खड़ा होता था, थिएस्पियन जो थिएस्पिस एक मशहूर है, जो कि ग्रीक थिएटर्स प्रॉपर्ली बने हुए थे, बहुत प्रॉपर्ली हुए हुए कि एक बंदा बैठा हुआ है 5000 की ऑडियंस के सामने बात कर रहा है, तो उसकी आवाज आखिरी बंदे तक पहुंचती है, माचिस भी जलाता है, तो उसकी वो डिजाइन ही इस तरह से, वो आर्किटेक्चर पूरा हुआ है उन थिएटर्स का। फिर एक बंदा ऐड वो करता है तो डायलॉग्स करना शुरू करते हैं। जब अकेला बंदा है तो वो तो एग्जैजरेशन में कहीं भी जा सकता है, लेकिन जब दो बंदे बात करना शुरू करते हैं तो फिर उनको एक्ट करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा आपको चीजों को भी रियलिस्टिक मिलाना पड़ता है। फिर कई जगह ये हुआ कि एम्फी थिएटर में, जैसे रोमन में आपने ग्लैडिएटर फिल्म से भी अंदाजा हो गया, ग्लैडिएटर्स होते थे जहाँ पे आप दिखाते थे ऐसे कि जैसे जंग हो रही थी तो जंग में क्या हो रहा था, या जब वॉर हो रही थी तो वॉर में क्या हो रहा था, तो उसको सच्ची मुच्ची प्ले करते थे कि वो वॉर की शक्ल में आप एक तरह थिएटर की परफॉर्मेंस देख रहे हैं जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है उसके अंदर। तो वो भी एक थिएटर की तरह की एक फॉर्म होती थी, जो ग्लैडिएटर्स भी जब जंग करते थे, पैशन थिएटर्स जिनको आप कहते हैं। उसके बाद आप जाते हैं बुक्स के ऊपर आ जाते हैं, नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज पे आ जाते हैं। तो वो सीक्वेंस वर्ल्ड जिसमें आपको वर्ड आ जाता है, मैं जैसे आपको पहले कहा था कि पहले आप बातों को इधर उधर ले जा सकते थे, लेकिन जब आप बुक लिखते हैं या शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं तो आपको ये तय करना पड़ता है कि मैंने कहां से लेके कहां तक कहानी सुनानी है। चाहे मैं बाद में फ्लैशबैक में कुछ चीज खोलूं, ये बाद में रिवील करूं एंड पे, लेकिन मुझे कम से कम उसका एक ऑर्डर रखना है कि मैंने कौन सी बात कहां करनी है। ये ना हो कि मैं अचानक कोई बात कर जाऊं, तो उसके अंदर ये चीज आ जाती है। फिर जब न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन और कॉमिक्स आते हैं, तो उसके साथ विजुअल ऐड हो जाता है। फिर आपको पता है कि मैंने विजुअल भी साथ लगाना है और साथ बात करनी है, तो मुझे कितनी बात करनी चाहिए कि विजुअल ये ना हो कि मैं विजुअल भी लगा रहा हूँ फिर उस विजुअल को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ पूरा। तो हो सकता है विजुअल के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। इसी तरह जब मैं नॉवल करता हूँ ना, तो नॉवल में आपको सुर्खियां नहीं नजर आती। पहले पुराने जमाने कुछ नॉवेल्स में था कि जो हल्का सा हेडलाइंस भी होती थी, लेकिन अब नहीं है। तो न्यूज़पेपर में जब आपको कहानी सुनेंगे तो आपको हेडलाइंस की शक्ल में सुननी पड़ेगी। अगर आप नॉवल में हेडलाइंस लगा देंगे तो कहानी सुनने का मजा मर जाएगा, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को नॉवल की तरह लिखना शुरू कर देंगे और उसमें कोई हेडलाइन कुछ नहीं आएगी, तो आपको होगा कि ये मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये क्यों है। न्यूज़पेपर के लिए आपको हेडलाइंस चाहिए होंगी, फिर एक बड़ी सुर्खी, फिर छोटी सुर्खी, फिर उससे छोटी सुर्खी, और फिर आप न्यूज पे जाओगे। तो हर फॉर्मेट के हिसाब से आप एक बात को करने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। इसी तरह मैगजीन का जब आप एक एक पेज पलटते हैं तो हर एक पे आपको ये चाहिए होता है कि हर पेज एक और तरह का एक सरप्राइज बन के सामने आए। ठीक है। फिर कॉमिक जो होता है, कॉमिक में फिर वर्ड छोटे छोटे वो डायलॉग की तरह की शक्ल में चला जाता है। जब आप कॉमिक बुक्स में, कॉमिक फनी बात की बात नहीं कर रहा मैं, सुपरमैन और ये जो मार्वल के डिफरेंट आते हैं ये बात कर रहा हूँ, उसमें फिर वर्ड कम से कम होते चले जाते हैं, उसमें तस्वीर में ज्यादा चीजें एक्सप्लेन हो रही होती हैं। अच्छा, फिर जब हम रेडियो पे गए तो रेडियो जो है उसमें ये था कि साउंड थी, सिर्फ और सिर्फ आवाज थी, लेकिन उसकी एक बहुत जो लिमिटेशन उसमें नहीं थी वो ये थी कि आप एक छोटे से कमरे में बैठ के एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकते थे। मतलब आप पूरी जंग दिखा सकते हैं एक रेडियो में, एक बंदा बैठा हुआ है, जबकि आपके दो बंदे साथ शायद वो साउंड इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे, तो आप पूरी आप ये क्रिएट कर सकते हो कि कोई आदमी केटू की चोटी पे बैठा हुआ रेडियो में शो कर रहा है, या किसी समंदर के किनारे बैठा हुआ और समंदर के किनारे वो पूरा का पूरा एक शो कर रहा है, जबकि वो असल में एक रूम में होता है। तो ये बहुत लाइसेंस दे देता है आपको रेडियो, एक बड़ी फ्रीडम दे देता है कि आप एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर लें, एक फीलिंग क्रिएट कर लें, जो कि असल में आपके पास मौजूद नहीं है चीज उसकी भी। टेलीविजन के ऊपर फिर ये नहीं हो सकता।
जब आप फिल्म करते हैं टेलीविजन पे तो ये है कि विजुअल आप, क्योंकि रियल लाइफ डे टू डे होता है, ये हो भी नहीं सकता कि उसमें हर चीज आप एपिक क्रिएट करना शुरू कर दें, क्योंकि वो ज्यादा बनना है। फिल्में कई साल भी लग के बनती है। फिल्म का मीडियम कुछ और है। फिर थिएटर का भी ये भी देख लें कि जब आप थिएटर कर रहे होते हैं, थिएटर में कहानी सुनाते हुए आपका जो ऑडियंस जिस सीट पे बैठ गई है उसने 2-3 घंटे एक वही फ्रेम देखना है, वो उस फ्रेम को चेंज नहीं कर सकता। टीवी के अंदर तो आप फ्रेम चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन एक बंदा थिएटर में जाके खुद इमेजिन करें, आप एक जगह एक सीट पे बैठे हैं, उसके बाद आपको उसी एंगल से वो नजर आएगा, आप क्लोजअप्स में नहीं जा सकते थिएटर में। तो और टाइम और स्पेस का शिफ्ट भी वैसे नहीं ले सकते कि जल्दी जल्दी सीन्स बदल रहे हैं और टाइम बदल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो थिएटर में थोड़ी से कम जगह पे ज्यादा कहानी सुनाने की कोशिश होती है। और एम्पैथी का लेवल जो होता है, जो कि अटैचमेंट होती है, एसोसिएशन बन जाती है परफॉर्मर में और ऑडियंस में, वो टेलीविजन में नहीं बन पा रही होती, क्योंकि वो एक ही गो में हो रहा होता है थिएटर, और ऑडियंस साथ साथ रिएक्शंस भी दे रही होती है। टीवी पे ये नहीं होता, 3-3 दफा एक ही सीन बार बार शूट होता है, कभी क्लोजअप में, कभी 2 शॉट में, कभी ग्रुप शॉट में, कभी एस्टैब्लिशिंग मास्टर शॉट में। तो वो कनेक्टिविटी तो नहीं बनती, लेकिन उसके अंदर भी टेलीविजन में ये होता है कि आप टाइम और स्पेस का बहुत शिफ्ट ले सकते हैं और कहानी को बहुत और तरीके से सुना सकते हैं। अच्छा, फिर हम जाते हैं डिजिटल मीडिया में। अब हम जा रहे हैं डिजिटल मीडिया में। ये हुआ है कि जब आप YouTube की वीडियो देखोगे या कोई मीम्स वाली टाइप की वीडियो देखोगे, तो उसके अंदर आप वीडियो के साथ साथ स्टिल इमेजेस भी यूज कर सकते हो, जो कि टीवी के ऊपर बुरा वाला क्राइम कंसिडर होता है कि कोई स्टिल इमेज क्यों आगे पीछे हो रहा है, या टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे हैं। टेक्स्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि टीवी के ऊपर टेक्स्ट भला क्यों चले और लोगों को टीवी पे टेक्स्ट क्यों पढ़ना पड़े। लेकिन यूट्यूब ने आपको ये एक वो दे दिया, जब आप फेसबुक पे ऊपर जो वीडियो देखते हैं उसके साथ टेक्स्ट भी आता है। आप टाइम के साथ साथ इंटरेक्टिव भी स्टोरी टेलिंग हो रही है, कि जैसे आप मौका दे रहे हैं ऑडियंस को भी साथ साथ कि वो भी अपनी कहानी या अपने हिसाब से चीजों की टाइमलाइंस तय कर सके। अब मैं फिलहाल आगे की तरफ साथ साथ जा रहा हूं, डिजिटल स्टोरी टेलिंग के बारे में भी हल्की सी बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा ये जो हम फेसबुक के ऊपर डिफरेंट इंप्रेशन क्रिएट कर रहे होते हैं पेजेस, वो भी एक तरह की कहानियों की वो स्टोरी टेलिंग ही कर रहे होते हैं। आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे एलिमेंट स्टोरी टेलिंग, तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आगे अब चलना चाह रहा हूँ। अब ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड जो है क्या वो नजर आ रही है उसके ऊपर, या मैं दोबारा से स्टॉप शेयर करके उस पर वापस जाऊँ? मुझे खत्म ही होने वाला है हमारा, इतना कोई नहीं आ रहा, वो रुक गया उस पर। अच्छा ठीक है, मैं फिर स्टॉप शेयर करके मुझे वापस स्लाइड पे जाना पड़ेगा। 1 मिनट ठहरिएगा, ये कुछ और प्रॉब्लम है। ये आप मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो डिस्प्ले हो गई होगी, पर मैं बात करना शुरू कर देता हूँ। डिजिटल स्टोरी टेलिंग जो है वो एक नई चीज है। एक चीज है, सॉरी, एक कुछ चीज है जो कि शायद इसमें मिस हो रही है, जो मैं अब पहले उस पर आऊंगा और मैं फिर वापस डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे जाऊंगा। जो एक चीज मिस हुई है जो नहीं होनी चाहिए, हाँ, हम जर्नी की बात पहले करेंगे, उसके बाद हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग के ऊपर जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि कहानी कहां से स्टार्ट हुई है और कहां तक आई है। अब ये जो स्लाइड एक मैंने लगाई है, कि आपको ये नजर आ रही है? क्या वो स्लाइड नजर आ रही है? बहरहाल वो स्लाइड अगर नहीं भी नजर आती तो मेरे ख्याल से नजर आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए, कहानी सबसे पहले कहानियां सुनाई जाना शुरू हुई खुदा से रिलेटेड, वही ओरिजिन की कहानियां, कि हम कहाँ से आए, हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारे मोरल्स तय करने की। जब कम्युनिटी डेवलप हो रही थी तो आपको फिर मोरल भी तय करने थे कि जब कम्युनिटी में लोग इकट्ठे रहते हैं तो उनको किस तरह बिहेव करना है, किसका क्या रोल है, किसने क्या करना है। तो उस हिसाब से भी मजहबी कहानी जो है वो बहुत हद तक आपके मोरल्स तय कर देती है, एथिक्स तय कर देती है, और हर किसी को इस चीज के लिए मजबूर करती है कि आप जो है एक खास सेट पैटर्न पे बिहेव करें। अच्छा, उसके बाद जो कहानियां आपसे सुनी
वो कहानियां होना शुरू हो गई कि जिन्नात की, स्पिरिट्स की या एनिमिज्म की कहानियां सुनना शुरू हो गया कि जब इर्द गिर्द के मज़ाहिर थे, जैसे एक हंटर जब आगे शिकार करता था तो वो जानवर को अपने बराबर का भी कभी कभी तस्वुर करता था, एक अपने बराबर की वर्थ का एक स्पीशी, तो वो डिप्रेस भी फील करता है, जब उसको तोड़ता है या यूज करता है। आपने देखा होगा कि जब एक फिल्म थी जिसका नाम था एवटार, उसके अंदर एक जगह पे वो शिकार जब करती है, जो हीरोइन है उसकी, जो उसको मार देता है वो वुल्फ को, तो वो उसको सॉरी करती है कि तुम्हें मारना पड़ गया, मजबूरी थी। वो हैरान होता है कि क्या कह रही है। तो वो उस वक्त का जो इंसान है वो बेसिकली जानवर से एक गिल्ट भी महसूस करता है साथ साथ उस वो करते हैं शिकार। जैसे हमें बच्चे को बताना पड़ता है, क्योंकि उस जमाने में जो जनरेशन थी वो समझेंगे कि एक बच्चों वाली बच्चा एक जनरेशन थी, इंसानी हिस्ट्री के हिसाब से बच्चा जनरेशन। जिस तरह आपको बच्चे को जब आप बकरे की कुर्बानी करते हो तो उसको बताना पड़ता है कि ये जन्नत में जाएगा और ये जन्नत में है और वो खुश हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना बच्चा बहुत शॉक में चला जाता है कि ये क्या कर दिया आपने, क्यों किया। तो इसी तरह फिर आप स्पिरिट्स की बारे में कि अच्छा वो बकरा आप क्या कर रहा होगा, स्पिरिट क्या कर रही होगा इस वक्त। तो इसी तरह से जिन्नात की और परियों की और ये कहानियां आना शुरू हुई। इनके बाद आप आ गए जब सिविलाइजेशन बिल्ट होना शुरू हुई नियोलिथिक एज के बाद, और ये जो बड़ी बड़ी किंगडम्स और एम्पायर्स खड़ी होना शुरू हुई पहली दफा ह्यूमन हिस्ट्री में। ट्राइब्स के बाद विलेजेस के बाद शहर बने और एम्पायर्स बनी, तो उस वक्त बादशाह इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आपको बादशाह और परियों की इन्हीं की कहानियां अगर आप सुने तो फेरी टेल सारी यही है। पुरानी कहानी बादशाह है तो शहजादी है, तो एक शहजादा है, तो कोई जिन्ना आ जाता है वो उठा के ले जाता है, वो यही कहानी है। या किसी को बादशाह बनना है या बादशाह से फकीर बन गया या अलादीन या कोई भी है, तो वो करते करते इन द एंड कोई अमीर सा एक किंग बन जाता है। ये मुसलसल यही कहानियां एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये बार बार आप यही पैटर्न रिपीट सुनते हैं। उस जमाने की कहानियां उनके बारे में थी, या फिर वॉरियर्स के बारे में थी कि हमारा जो ये जो था इसने इतना बड़ा ये इसको मार दिया उसको मार दिया, हमारा रुस्तम था, तुम्हारा ये था और वो था। अभी बीच में क्वेश्चंस में बाद में लेता हूँ, इसको मैं खत्म करने को फ्लो टूट रहा है। उसके बाद प्रॉफिट्स की कहानियां हैं, अच्छे लोगों की कहानियां जिन्होंने नसीहतें की हैं। देखिए जब एम्पायर्स क्रिएट हुई, जब मार्केट क्रिएट हुई ना, तो हुआ ये कि बहुत इंतशार और लड़ाइयां फसाद क्रिएट होना शुरू हो गया। जैसे आप मक्का की स्टोरी भी जब सुनते हैं या मक्का के जब वाकयात सुनते हैं, तो आपको यही होता है कि बहुत लोग आपस में लड़ रहे थे जैसे, और बहुत कत्ल गारत और जंगें थी। तो आपके जो प्रॉफिट हैं उनका काम ये था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या काम किया कि उनको यूनिफाई कर दिया और एक ऐसी चीज की कि जंगें और लड़ाइयां खत्म करो आपस में। तो इसी तरह से जब प्रॉफिट्स की स्टोरी सुनाते हैं या किसी ऐसे बंदे की या सूफिया की कहानी भी सुनाएंगे, तो वो तशद्दुद और लालच और ये जो एक मार्केट प्लेस ने क्रिएट की है, ये जो कैपिटलिज्म जैसे अब कर रहा है, तो आपको बार बार सॉफ्ट कहानियां सुनाई जाती हैं कि अखलाकियात की तरफ आओ, ये लालच को छोड़ो और इंसानियत के बारे में सोचो, कब्जों को छोड़ो, वसाइल की लड़ाइयां छोड़ो, इंसानियत के बारे में सोचो। तो इस तरह की कहानियां आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आई। फिर लीडर्स की कहानियां, जैसे हम हैं, होता है एक हीरो मिथ होता है हर जगह कि एक मसीहा होगा, वो मसीहा आएगा और वो आके हमें प्रोटेक्ट करेगा, तो वो या किसी के बारे में कि हाँ ये वो मसीहा है जिसने हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से लीडर्स की कहानियां बहुत लेट जाके रेनेसां पीरियड के आसपास हम एक आम इंसान की कहानी पे आए, मुझ जैसे इंसान की कहानी पे, आप जैसे इंसान की कहानी के ऊपर आए। अब करते करते हम बुरे इंसानों की कहानियों पे भी जा रहे हैं कि वो लाइफ को किस तरीके से देख रहे होते हैं, एंटी हीरोज भी हमारे सामने आ गए हैं। तो अब ये वो दौर है और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, ये जो वेब है और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो कि हम आम लोगों की बात भी कर रहा है और हमारे इमोशंस को बड़े रॉ तरीके से, बड़ा इंस्टिंक्टिव लेवल पे जाके कुछ जो है, जो हमें डिस्गस्टिंग भी लगना शुरू हो जाता है और हमें डिस्टर्बिंग और रिपेलिंग भी लगता है, लेकिन वो हमारे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर्स को वो शो कर रहा होता है। अच्छा, डिजिटल में आहिस्ता 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 आप जो स्टोरी टेलिंग के स्टाइल्स हैं, इसके अंदर ये भी हुआ है कि इस कहानी की हीरो आप हैं जैसे वाली चीजें आ गई हैं कि जिस तरह डोरा आप देखते हैं, कोई कार्टून होगा तो उसके अंदर ये है कि आप इंटरेक्ट करके चेंज कर सकते हो स्टोरी को। ये डिजिटल मीडिया ने एक आपको नया वो दिया। टीवी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वैसे वो, लेकिन डिजिटल मीडिया में यही होता है कि आप अपनी मर्जी से स्टोरीज को चेंज कर सकते हैं। अब ये भी होता है कि बहुत बड़ी फिल्में जो हैं उनके बाद उनकी एक वीडियो गेम आ जाती है कि आप वो देख के इंस्पायर होते हैं, उसके बाद आप खुद परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको एज अ प्रोटैगनिस्ट वो एक गेम दे देते हैं कि हाँ जी अब आप खुद जाएं और उसके मल्टीपल रिजल्ट्स बन के निकल सकते हैं उस कहानी के। जब आप गेम के अंदर एक स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो आपने गलत कोई मूव की तो आप मार जाओगे। तो
और 3-3 4-4 लाइफ्स आपके पास होंगी, जो कि आम लाइफ में तो नहीं है, आप एक ही दफा कर सकते हो, जो भी है, अगर मार के तो मार के। लेकिन गेम आपको ये ऑप्शन देती है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार ट्राई कर सकते हो। अब यही वाली बात है कि आप पहले एज अ व्यूअर कहानी को देखते थे, गेम्स ने आपके लिए ये किया है, डिजिटल मीडिया के थ्रू गेम्स ने ये किया है कि अब आप होते हो जो कि हीरो होते हो, और आप होते हो जो कि लड़ रहे होते हो जाके। आपको किसी और हीरो की जर्नी को देखने की जरूरत नहीं होती, आप खुद अपनी एक जर्नी क्रिएट कर रहे होते हो। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ये कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें, इसको स्लाइड्स को जबकि खुद ब खुद आगे मूव करना चाहिए, लेकिन एक स्टिल फ्रेम पे आके रुक जाती है। अब आपको मेरे ख्याल से ये नजर आ रहा होगा, फ्रेम आ गया, जबकि ये फ्रेम खत्म होने का टाइम था, लेकिन ये इस वक्त आया। इसके बाद हम जाते हैं, मैं जल्दी जल्दी से एंड की तरफ जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस कोई करने हैं तो आप देख लें, मैं अभी फिलहाल और चीजों की तरफ नहीं जा रहा, मैं आप क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। मुझे आप क्वेश्चंस बताते जाइए, पढ़ के बेसिक बताते जाएंगे मुझे, ताकि पता चले क्या है, मैं क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। बस रैप अप की तरफ ही हम जाएंगे इसके बाद। देखिए दोनों चीजें जरूरी हैं, डिपेंड करता है। बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिसका डायलॉग आता ही नहीं है। माइम जो होता है, जो बगैर किसी जेस्चर के और बगैर किसी वर्ड के पूरे जेस्चर से पूरी कहानी सुनाई। मिस्टर बीन में कितने को डायलॉग्स होते हैं, आपको पूरी कहानी समझ आ रही होती है। वजाहत ये आपको देखना है कि आपके पास जो मीडियम है, अगर वो विजुअल है, उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं, तो फिर क्या जरूरत है कि उसको बहुत ज्यादा वर्ड्स में ले जाएं। अगर आप इंटरनेशनल फिल्म का फॉर्मेट देखेंगे तो फिल्म में 70% विजुअल होगा, 30% अब डायलॉग रह गया है। डिपेंड करता है कि कौन किस तरह की कहानी सुनाना जो है ज्यादा पसंद करता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वर्ड से ही एक्सप्लेन हो सकती हैं, वो विजुअल से नहीं एक्सप्लेन हो सकती। जब टीवी के मीडिया पे आप जाते हैं तो आपको लगेगा फिल्म के मुकाबले में टीवी पे ज्यादा डायलॉग्स इस्तेमाल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि देखिए आपके पास टीवी एक खास टाइम में, अब एक दिन में आपने अगर 15-20 सीन शूट करने हैं, फिल्म का तो आप एक सीन हो सकता है पूरे महीने में शूट कर रहे हो। जब टीवी के लिए आपने एक फिक्स टाइम में काम खत्म करना है तो आप बहुत विजुअल चेंज नहीं दे सकते, एक लिमिट होती है। बहरहाल आप इवन बाहर के ब्रिटिश भी और बाकी बीबीसी के भी और बहुत भी आप ड्रामा देख लोगे तो वो आपको रॉ लगेंगे काफी फिल्मों के हिसाब से, क्योंकि उसके लिए खास टाइम चाहिए होता है, वो टाइम नहीं आप दे सकते। तो उसमें ये होता है कि डायलॉग पे आप ज्यादा डिपेंड करते हैं, बजाय कि इतने सीन्स आप डाल देंगे वो शूट ही ना हो सके, तो इसलिए वो ज्यादा डायलॉग्स हम यूज करते हैं। कुछ हमारे यहाँ कुछ पोइट्री और ये लिटरेचर का क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज्यादा है, साइंस से भी ज्यादा हमने पोइट्री और लिटरेचर और ये रोमांसेस किए हैं, तो हम लोगों के यहाँ ये थोड़ा सा ज्यादा पसंद किया जाता है जब हम डायलॉग्स पे बात करते हैं। और कोई क्वेश्चन है? भारती ने कहा कि हम बचपन में मॉरल लेसन के साथ कहानियां पढ़ते थे, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनाइटेड वी स्टैंड, खरगोश और कछुए का पेशेंस। और जब हम बड़े होते हैं उसका इफेक्ट हमारे यंग एज में, हाँ वो भी होता है। लेकिन अब आप एक चीज नोट करें कि आप वेब सीरीज में बहुत सारी चीजों में देखें कि अब इन चीजों को तोड़ा भी जा रहा है, कि बहुत सारे मोरल्स को चैलेंज करती हुई कहानियां भी आपको, जिस आप श्रेक अगर देखें, श्रेक में जो जितने भी विलन्स थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया कि वो भी अच्छे हो सकते थे। ये जो बहुत अच्छे लोग हैं इन्होंने तो कब्जा किया हुआ, तो वो कुछ दफा एक दफा शायद आपको अगर मौका मिले, मेरे कुछ स्टेटसेस भी हैं, कुछ मैंने अपना दूसरा पेज जो है उसके ऊपर भी शेयर किया था, कि अब होना ही शुरू हो गया है कि जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि एक सोसाइटी के अंदर एक एलीट तबका है जिसने मोरल्स पे भी कब्जा कर लिया है और वो आपको कहता है कि अच्छे तरीके से बिहेव करो, लेकिन वो खुद नहीं करता वैसे, मतलब वो कॉल ऑफ फेल का इंतजार करता है, जुबानी कहता है हाँ बड़ी अच्छी चीज होती है, ये होता है, तो नहीं कर रहा होता। तो आपको जो अवामी रिएक्शन आना शुरू हुआ है वो ये हुआ है कि कई जगह पे आप उसको तोड़ के निकल जाते हो। जैसे मैंने ये देखा है कि अगर आप पुरानी हकायात और बाकी चीजों को उठा के देखोगे, ज्यादातर आपको कहा कि नहीं जो मर्जी कोई कर दे आपके साथ, आपने उसके साथ अच्छा ही रहना है। लेकिन अगर आप हकायाते सादी पढ़ेंगे तो हकायाते सादी आपको कहेगी कि जब एक भेड़िए का बच्चा पालोगे तो बड़ा होकर भेड़िया ही बनेगा। ये एक शिफ्ट है कि जहां पे रियलिस्टिक होना भी बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भेड़िए के बच्चे को आप बकरी बना सकते हैं या किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो भेड़िया ही निकलेगा। तो मतलब इसका ये हुआ कि आपको अगर मोरल्स आपके अंदर डाले जा रहे हैं, ऐसे मोरल्स जो कि आपको किसी तरीके से स्लेवरी पे या सबमिसिव रहने पे
वो करते हैं, तो टाइम आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका रिएक्शन हो रहा है। कई जगह पे एलीट तबके को जब आप उठा के फेंकने की कोशिश करते हो या उस गुलामी से निकलने की कोशिश करते हो, तो उनके मोरल्स और उनकी बताई हुई कहानियां, जो उनका बताया हुआ दुनिया का नजरिया, उसमें अच्छी चीजें भी अक्सर जो हैं वो इनकलाब की नजर हो जाती हैं, लोग उनको भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने चाइना के बारे में जिक्र किया था अपनी एक पोस्ट में कि चाइना में जब रेड गार्ड्स आए और कल्चरल रेवोल्यूशन आया, तो उन्होंने आर्ट पीसेस को भी जला जला के फेंकना शुरू कर दिया, ये कह के कि ये तो एक जो बादशाह का सिस्टम था, या जो ये एम्पायर, ये इंपीरियल सिस्टम था, या जो फ्यूडल सिस्टम, कैपिटल सिस्टम था, ये तो उसकी निशानी है। तो उन्होंने बहुत सी खूबसूरत चीजों को भी तोड़ के फेंकना शुरू किया, और उसके मोरल्स को भी उठा के फेंकना शुरू कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। तो वो कहानियां टाइम के साथ साथ, वक्त की जरूरत के साथ साथ बदलती भी हैं, अपने मोरल्स भी चेंज करती हैं। अली इमरान कह रहे हैं आप प्रिसाइजली बता दें कि स्टोरी टेलिंग क्या है। ये कौन सा वाले अली इमरान? प्रिसाइजली मैं ये कहूंगा कि जो स्टोरी टेलिंग है, देखिए आर्ट की तो डेफिनेशन कोई हो नहीं सकती, आर्ट की बहुत सी डेफिनेशन है। कोई ये कहता है कि कहानी जो है वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, कोई ये कहता है कि कहानी चीजों को खूबसूरत बनाने के, जैसे एस्थेटिक थ्योरीज हैं, वो आर्ट की हर फॉर्म के बारे में कहेंगे कि चीजों को खूबसूरत बनाने के लिए आर्ट फॉर्म प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें स्टोरी टेलिंग भी है। जो पोस्ट मॉडर्न टाइम है, उसके अंदर आप कहानी करती है कि आपके जो एक स्ट्रक्चर बना दिया है सोसाइटी ने कि ऐसे ही हैं चीजें, बस ये इसी तरह है। ये सुबह एक बंदा उठता है, वो शाम जाता है, सुबह कमा के वापस आता है, घर आके सो जाता है। इस टॉपिक को चैलेंज भी करती है कहानी। अब चीजों की अरेंज करके, चेंज करके अगर ना जाए, वो सुबह काम करने ना जाए, कुछ और करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? जैसे जो तमाशा मूवी थी, उसके अंदर वही था कि एक वो कर रहा है, उसने तो छोड़ दिया, वो निकल गया उस सिस्टम से। तो कहानी कहीं कुछ जगहों पे बगावत भी है, कहानी कुछ जगह डिक्टेशन भी है, कुछ जगह पे ये भी है कि कहानी ये भी करती है कि मुझे लगता है कि अच्छा राइटर शायद अपने कैरेक्टर्स को डिक्टेट नहीं करता, वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसके अंदर इंसानों की तरह किरदार एग्जिस्ट करते हैं। आप उन पे कब्जा नहीं करते, उनकी जुबानें नहीं पकड़ लेते, जैसा आप हुआ है। इस वक्त बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये चल रहा है कि बहुत सेगमेंट बन गए हैं सोसाइटी के। अब जो आप कहानी सुनाना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं टकरा जाता है। शाम भाई का भी एक कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू था, वो यही बात कर रहे थे कि आप जिससे बात करते हैं, आपका नैरेटिव उसे टकरा जाता है। मैं अगर एक बहुत अच्छी लड़की दिखाऊंगा जो घर वालों की बात सुनती है, तो एक लिबरल और फेमिनिस्ट तबका है जो कि उस चीज से चिढ़ जाएगा। अब जबकि मैं एक प्रो फेमिनिस्ट राइटर हूँ, उसके बावजूद कुछ जगह पे मैं चिढ़ जाऊंगा कि आप हद से ज्यादा मर्द की जैसी कोई तारीफ आती है, आपको बुरी लगने लगती है। वो चीज भी मुझे अब वो चैलेंज करने शुरू कर देती है। फिर मैं अगर कंजर्वेटिव स्टोरी सुनाऊंगा तो लिबरल्स को अच्छा नहीं लगेगा, जब मैं लिबरल स्टोरी सुनाऊंगा तो कंजर्वेटिव मुझसे नाराज हो जाएंगे, जब मैं एक तबके की बात करूंगा तो वो दूसरा तबका मुझसे नाराज हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है कि जो कहानी के थ्रू आप बेसिकली बहुत सारे नैरेटिव्स बिल्ड करते हो, वो नैरेटिव्स कहीं ना कहीं इस सोसाइटी में जो कि इतनी सेगमेंटेड और इतने पीसेस में जा चुकी हुई है, वो उनसे कहीं ना कहीं टकरा रही है। अभी थोड़ा सा सेंसरशिप भी शायद हमारे यहाँ ज्यादा होना शुरू हो गई है टाइम के साथ साथ। शायद ये होता है कि कुछ जगह पे हुकूमती लेवल पे आपको महसूस होने लगता है कि आप शायद किसी का नैरेटिव हमारा चैलेंज करना शुरू हो गया, जो हम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आर्टिस्ट बेचारा ज्यादातर तो अवेयर ही नहीं होता कि उसकी सोशियो पॉलिटिकल प्रेजेंस क्या है, उसका सोशियो पॉलिटिकल मतलब सोसाइटी में वो क्या कर रहा होता है, वो चीज तो वो बेचारा मिस कर रहा होता है। उसको तो पता ही नहीं होता कि मैं असल में क्या काम कर रहा हूँ, तो रोटी कमाने के लिए नैरेटिव बिल्ड कर रहा होता है अपना। लेकिन होता यह है कि जो भी नैरेटिव बिल्ड करता है गवर्नमेंट एट टाइम्स या कोई भी अथॉरिटी उसको अपने लिए चैलेंज समझना शुरू कर देती है, और वो उसको फिर चुप कराने की कोशिश करती है कि तुम ये ना करो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे नैरेटिव के साथ टकरा रही है। कि मैं अगर शख्सी आजादी की बात कर रहा हूं, तो ये मैं इस वक्त शख्सी आजादी की बात नहीं कर रहा, तुम नहीं कर सकते ये बात। तो ये अगर देखा जाए तो स्टोरी टेलर एक तरह का रेवोल्यूशनरी भी होता है, एक तरह का उस्ताद भी होता है, एक तरह का साइकोलॉजिस्ट भी होता है। आप कहानियां देख के आप अपने वो आंसू रो लेते हो जो कि आप आंसू नॉर्मली नहीं रो पाते हो, क्योंकि आप दूसरे लोगों से रिलेट कर रहे होते हो। फिर आप जब दूसरे कल्चर्स की, जिस तरह इंडिया की अब बाती जो है वो इंडिया से हैं, वो यहाँ की कहानी सुन रही है, वो शीश से बहुत प्यार करती हैं क्योंकि उन्होंने वो ड्रामा देखा है। अब मेरे इस लेक्चर में भी वो शीश के थ्रू करते करते उसी तरह से आए, लेकिन अब वो मेरा पर्सपेक्टिव भी सुन पा रही हैं इंडिया के अंदर रहते हुए भी। इसी तरह जब मैं इंडिया की कोई चीज देखता हूँ तो मैं बहुत से पर्सपेक्टिव समझ पाता हूँ कि कौन सी चीजें मुझ में सिमिलर हैं, कौन सी नहीं है। तो बहुत से कल्चर्स को करीब लाने के लिए भी, अब आप देखिए चाइनीज अब इतनी कहानियां नहीं सुनते, तो इसलिए चाइना और रशिया से
हमारे नेबर्स होने के बावजूद हमारा थोड़ा डिस्टेंस है, हमें वो उतने समझ नहीं आते जितने हमें अमेरिकन समझ आते हैं, क्योंकि हम अमेरिकन और यूरोपियंस की कहानियां ज्यादा सुनते हैं। वो चाहे उनका यहाँ पे कब्जा रहा है इसलिए हम इस तरह से सुनते हैं यूरोपियंस को ये कह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कहानियां हमें ज्यादा क्लोज लगती हैं, जबकि वो हमारे हमसाए नहीं है, हमसे बहुत दूर से आए थे। तो देखो कहानियों ने हमें बहुत कनेक्ट किया है बहुत सारे कल्चर और चीजों के साथ। जैसे एक जमाने में कहते हैं कि जब रशियन थे अफगानिस्तान में, तो एक खास तरह की बुक्स वहां पे लाई गई थी जिसमें था कि मतलब मैथमेटिक की बुक में आप कहानी की तरह बच्चे को सुनाते थे कि अगर 4 गोरे फौजी जा रहे हैं तो उनमें से अगर आप 2 को मार दोगे तो कितने बचे पीछे। अच्छा, ये किताबें वहां पे मौजूद थी उस वक्त भी जबकि अमेरिका ने वहां पे एंट्री मारी। जब वो गए तो वही किताब थी कि गोरा फौजी, क्योंकि वो रशियन भी गोरा था और ये भी गोरे थे, तो उनको वो किताबें पुल करनी पड़ी, पुल बैक करनी पड़ी, वहां पर खत्म करनी पड़ी कि अब आप एग्जैक्टली उसी तरह से कहानी को देख रहे हो, तो यहाँ पे अब वो कहानी नहीं चलेगी जो उस वक्त चल रही थी। तो टाइम के साथ साथ कहानियां चेंज होती हैं, आप नैरेटिव्स बदलते हो। मुशर्रफ के जमाने में एक बड़ा वो लिबरल प्रोग्रेसिव वाला टाइप का था, वो कहानियां कुछ और थी, जावलक के जमाने में कुछ और थी, भुट्टो के जमाने में कुछ और थी, इमरान खान के जमाने में अब स्टोरीज और तरीके से एक्सप्लेन हो रही है। तो ये टाइम के साथ साथ जो भी एक गवर्नमेंट का नैरेटिव बिल्ड होता है या सोसाइटी का नैरेटिव बिल्ड होता है, आप उसी हिसाब से कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं या उसके रिएक्शन में कहानियां क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन? फिलहाल कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल से 15 मिनट और हैं, 15 मिनट अभी हैं हमारे पास और, क्योंकि इस वक्त हुए हैं 7:17 और 7:30 तक हमने जाना है। और कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ा सा मैं फिर डिजिटल स्टोरी टेलिंग पे थोड़ा सा जाके आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। In future, web series will take over TV with respect to storytelling. देखें, हो ये रहा है कि टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है नए नए फॉर्मेट्स आते जा रहे हैं। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वक्त को नहीं रोक सकते। वक्त में जो जो नई नई इनोवेशंस आ रही हैं टाइम के साथ साथ, आप जितना मर्जी उनसे चिढ़ जाएं, आप उसको नहीं रोक सकते। जब टीवी आया था, एज मुस्लिम्स हमारी सोसाइटी ने उसको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट किया, उस पर उतना काम नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। हमने फिल्म के मीडियम पे उतना काम नहीं किया, हमने एनिमेशन के पे नहीं किया। फिर एक टाइम पे जाके हमें मुशर्रफ के जमाने में याद आया कि हमें इंग्लिश चैनल्स न्यूज के होने चाहिए, जबकि हमें पहले तो वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं महसूस होती थी। अब हुआ ये है कि देखिए, जब नया मीडियम आएगा वो पुराने मीडियम्स को चैलेंज कर देगा। इसकी बहुत अच्छी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया मीडियम बुरा है तो पुराना बड़ा अच्छा था, या बड़ा पुराना बुरा था और नया अच्छा है। वक्त की जरूरत है, इंटरेक्शन। जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं, एवोल्यूशन जो है, सोसाइटल जो सोशल एवोल्यूशन है, वो भी हमें कुछ चीजों को रिसीव करने पे या रिजेक्ट करने पे अब मजबूर कर रहा है, क्योंकि हमने आगे मूव करना है। देखिए, एक जमाना जब आप सोचे, जब पेंटिंग करते थे आर्टिस्ट और वो पिक्चर्स बनाते थे, अब सोचें जिस उस वक्त फोटोग्राफ आ गई होगी तो क्या हुआ होगा, कितना तबाही मची होगी और कितनी लड़ाइयां पड़ी होंगी कि भाई अब जैसे ही फोटोग्राफ आ गई तो जो पेंट करने वाले लोग थे वो तो उन लोगों ने कहा फिर अब तुम्हारी जरूरत क्या रहेगी, अगर तुम पेंटिंग करते हो, एक मंजर ही तुम कैप्चर करते थे ना, तो 1 सेकंड में वो कैप्चर हो सकता है, तो फिर तुम लोगों की जरूरत क्या रही। अच्छा, इससे हुआ ये कि जो पेंटर्स थे, फोटोग्राफर्स भी क्वेश्चन रेज करने शुरू कर दिए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग क्या आर्ट करते हो, उसमें तुमने तो एक ये कैप्चर किया, तो उसमें आर्ट क्या है, मतलब इसको आर्ट फॉर्म तो तुम नहीं कह सकते, तुमने क्या किया इसके अंदर, मतलब ये तो सीधा सीधा एक फ्रेम है और तुमने तस्वीर खींच दी है, इससे क्या हुआ। अच्छा, ये दोनों ने जब एक दूसरे को क्वेश्चन किया तो दोनों में चेंजेस आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, अब इसे एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग समझ आएंगे। टीवी और वेब सीरीज दोनों जब एक दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोनों में एवोल्यूशन, दोनों चेंज होंगे और बेहतर होंगे पहले से। कि आप देखें, पेंटिंग वालों ने ये किया कि हम ऐसी पेंटिंग्स करना शुरू करें जो कि फोटोग्राफ में कैप्चर नहीं हो सकती। जैसे इंप्रेशनिज्म की एक मूवमेंट आ गई। इंप्रेशनिज्म की मूवमेंट ये होती है कि आप बड़े स्ट्रोक्स के अंदर एक इमेज को कैप्चर करते हो और उसकी फील कैप्चर करते हो। और फोटोशॉप ने वही करना शुरू कर दिया, थोड़े फिल्टर्स मार के
वो मजीद पेंटिंग चैलेंज होगी, या फिर उनको मजीद पेंटिंग को नई चीजें निकालनी पड़ेगी। लेकिन उस जमाने में वो बड़े स्ट्रोक्स कन्वर्ट कर दिया, कुछ स्केचेस में ऐसे कन्वर्ट कर दिया कि जो कि फोटोग्राफ जैसे कैप्चर नहीं कर सकती, या इंप्रेशन जो एक्सप्रेशनिज्म की मूवमेंट थी उसने वो सर्कल्स बना के और ऐसी चीजें करके जो फोटोग्राफ नहीं कर सकती। क्यूबिज्म का ऐसा था कि आपने हर एंगल से, जब आपको 2 एंगल्स नजर आते हैं मैक्सिमम एक चीज के, तो उसमें आपने 6 एंगल दिखा दिए उसी एक पेंटिंग में, एक जगह एक चीज के, ऑब्जेक्ट के या किसी ह्यूमन के। वो नहीं हो सकता था। जैसे पिकासो, तो पिकासो कोई ऐसा नहीं था कि उसको ड्राइंग नहीं करनी आती थी तो बचगाना पेंटिंग करता था। वो ये कहता था कि जो फोटोग्राफ जो है उसके मुकाबले में उसने एक और आर्ट फॉर्म क्रिएट की कि जिसके अंदर जो फोटोग्राफ कैप्चर नहीं कर सकती, वो फीलिंग्स कैप्चर कर लेता है जो कि फोटोग्राफ नहीं कर सकती। वो फोटोग्राफ को एक डेड पिक्चर के तौर पे, जैसे सोक्रेटिस ने रिटन वर्ड को कहा था कि ये डेड वर्ड है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरा एक एक्सप्रेशन है साथ, एक एम्पैथी का लेवल होगा आपके साथ उसमें। लेकिन रिटन जब वर्ड हो जाता है तो, और मैं कोई 2 सदियों बाद पढ़ता हूँ, या मैं कोई छठा आदमी है जाके, या 100वां आदमी है जो बुक पढ़ता है, तो उसमें वो रिलेटेबिलिटी नहीं होती जो कि एक स्पोकन वर्ड में होती है। इस वजह से पिक्चर भी डेड वर्ड लगना शुरू की। अच्छा, इसी के साथ जहां पेंटिंग ने अपनी शक्ल तब्दील की, रियलिज्म से निकल के इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, सररिज्म, ये सारी मूवमेंट्स की तरफ गए, साथ ही पिक्टोरियलिज्म की एक मूवमेंट आ गई जिसने ये किया कि डिफरेंट को 30 नेगेटिव्स को जोड़ के डिफरेंट एक्सपोजर के और उसको डेवलप करने के उन्होंने तरीके निकाल के इंतहाई रोमांटिक तरीके से तस्वीरों को क्रिएट करने, क्योंकि जैसे एक पेंटिंग बनी होती है जिसमें 100 लोग खड़े होते हैं, तो उन्होंने भी 100 लोगों की तस्वीरें अलग करके, अलग से लेके उनको इकट्ठा नेगेटिव्स को जोड़ के पिक्टोरियलिज्म की डिफरेंट चीजें, अब आपको मौका मिलेगा तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि पिक्टोरियलिज्म में कैसे, इसकी एक बड़ी इंप्रेशनिस्टिक उनको कहते हैं कि कहीं ऊपर से लाइट आ रही है और 3 लड़कियां ऊपर की तरफ देख रही हैं, तो वो बड़ा रोमांटिक सा एक इमेज क्रिएट हो जाता है। या बहुत से नेगेटिव्स को आपस में जोड़ा जो कि अलग नेगेटिव्स थे, लेकिन वो जब आप उसको एक्सपोजर देते हो तो पूरा एक पेंटिंग बन के सामने आपकी वो खड़ी होती है। तो इसी तरह वेब सीरीज में जो डिफरेंस है टीवी से वो फर्क लाएगा टीवी के अंदर। टीवी को अपना कंटेंट बेहतर करना पड़ेगा, टीवी को बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ऑब्सोलीट होकर खत्म हो जाएगा। और अगर ये समझेंगे कि नहीं ये वो थोड़ी सी देर की चीज है, ये गुजर जाएगी, ऐसा नहीं होगा। देखिए बिंज वॉचिंग जिस तरह से नेट पे होती है कि आपने एक साथ सारी एपिसोड्स देख ली, बहुत से स्टोरी टेलर्स, मेरे जैसे स्टोरी टेलर्स, हमारी कहानियां जिसमें हर सीन इंपॉर्टेंट होता है, वो बिंज वॉचिंग में ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आप सैटरडे मतलब से सैटरडे एक प्ले चल रहा है एक हफ्ते के गैप के बाद, तो होता ही है कि बीच में अगर कोई एपिसोड मिक्स आप कर देंगे तो आपको आगे कहानी समझ आनी बंद हो जाती है। ये चीज बुरी लगती है वैसे सुनने में कि जी आपने स्टार प्लस का एक जी पहला एपिसोड देखा और कोई 200वां एपिसोड देखा तो आपको पूरी कहानी समझ आ गई। लेकिन ये एक तरह की क्वालिटी भी है उसकी कि आपके कहीं पे भी व्यूअर मिस नहीं करता कोई चीज। जो हम राइटर्स हैं और स्पेशली पाकिस्तान का स्टाइल है कि हम स्पीड में कहानी खत्म करते हैं, तो जब भी हम फिलर सीन्स नहीं लिखते, जब फालतू सीन्स नहीं लिखते, तो हमारी कहानी ही समझ आने बंद हो जाती है हमारी ऑडियंस को। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। ये यूट्यूब ने और जो अब बिंज वॉचिंग का मतलब है कि इकट्ठी एपिसोड्स देख लेना 6-7, उसने हमें फायदा ये दिया है कि अब हमारी कहानियां लोगों को समझ आने लगी हैं, जो कि वो मिस करने की वजह से। क्योंकि देखिए खवातीन का तो यही साइकिल है। सोप क्यों बना है? सोप खवातीन के लाइफ साइकिल पे बना है कि एक तो वो सर्कुलर चीजों को इस तरह चलते रहना पसंद करती हैं। मर्द जो है वो लीनियर स्टोरी के यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म। तो खवातीन जबकि सर्कल्स में कहानियों को सुनना पसंद करती हैं, तो वो उनके हिसाब से है। फिर ये है कि अब जैसे टीवी प्ले लगता था अब तो वो यूट्यूब पे देख लेती हैं, लेकिन पहले यही था बच्चा रोना शुरू हो गया उसी टाइम पे, अच्छा हस्बैंड ने खाना मांग लिया उसी टाइम पे, अब वो साथ साथ खाना भी कर रही हैं, वो बच्चे को वॉशरूम भी लेके जा रही हैं, साथ ही जो गिला भी नहीं है, साथ वो किचन में भी खड़ी हैं 8 बजे। तो उस टाइम पे बहुत सारे सीन्स हैं जो वो नहीं देख पा रही होती है, मिस कर रही होती है बार बार। तो उनको एक सर्कल में चलती हुई कहानी सोप इसीलिए क्रिएट हुआ है, जो फॉर्मेट है सोप का। जबकि हम लीनियर स्टोरीज पे मर्द ज्यादा जाते हैं, हमें इसलिए फिल्में ज्यादा अच्छी लगती हैं, और फिल्म का व्यूअर ज्यादा मर्द को समझा जाता है, इसलिए उसमें मर्द को ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है। तो बहरहाल वेब जो है उसके अंदर चीजें आएंगी जो कि टेलीविजन में नहीं हो सकती थी, या कुछ चीजें जो टेलीविजन में होती थी वो नहीं कर पा रहा वो, उसके हिसाब से वेब तो एक ऐसी चीज है कि जो अभी बीच में है, अभी मिड में है, अभी वो इवॉल्व हो रही है। तो इसलिए बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। देखिए मैं ही कह रहा हूँ कि वो एक दाढ़ी वाली अम्मी भी दुपट्टा लेके बंदा अम्मी बन जाता है और आप उसमें बिलीव कर लेते हैं।
आप टीवी ड्रामा में ये कर सकते हैं कि कोई मर्द है वो अम्मी बन के, कॉमेडी में भी अम्मी बन के गया हो कहीं पे, वो दाढ़ी के साथ हो। मुझे कॉमेडी में भी आप टीवी पे नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन आप यूट्यूब पे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हो। कोई एक छोटा सा इमेज किसी के सर पे एक बैग गिर गया, वो हो सकता है 100 मिलियन व्यूज ले जाए, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों इतने व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो ले जाएगा। तो अभी आपको ये भी समझ नहीं आ रहा पूरे तरीके से कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि ज्यादा इफेक्ट करती है। ये अभी हम सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लर्न कर रहे हैं वेब पे कि अभी क्या होगा और कैसे, और अभी नए मीडियम्स आते जाएंगे तो हमें साथ साथ मजीद सीखना पड़ेगा कि वेब पे क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं हो सकती। कोई क्वेश्चन और है तो आप बताइए, वरना फिर मैं आप लोगों से इजाजत लूं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों से इजाज़त लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक आप लोगों को मेरी जो बातें हैं और जो कुछ मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। थोड़ा सा ये मुश्किल होता है इस तरह से कि मैं उस तरह से आपकी आवाज़ें नहीं सुन पाता क्योंकि, और थोड़ा वो करना मुश्किल होता है, तो मैं एक मॉडरेटर बीच में ऐड ज़रूर करूँगा जो साथ साथ पढ़ के मुझे आपके कमेंट्स बताते हैं, ताकि और आप अपनी आवाज में आपके क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचा सकें, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो मुझे भी जब तक रिएक्शन नहीं आ रहा होता, तो मेरे अपने जो स्टूडेंट्स रहे हैं हमेशा से, उनके लिए मैं उतारे ज़मीन का आमिर खान होता था जो बहुत उछल उछल के इंटरेक्ट करके उनके को पढ़ाता था। मैं भी कुछ अर्से बाद कोई में थोड़ा सा ये भी मसला आया कि वो थोड़ा सा मुलाजिम समझना शुरू हो गए, पैसे ज्यादा फीसें भरने की वजह से टीचर को, तो वो अब उनको मेरा भी स्टाइल मुश्किल लगना शुरू हो गया। लेकिन ओवरऑल ये है कि इंटरेक्ट करते हुए करना मुझे ज्यादा पसंद है कि हर स्टूडेंट के लेवल पे, स्टूडेंट तो खैर मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन जो बंदा ये देख रहा है जो लाइव लेक्चर है, थोड़ा सा कनेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। मैं अगली दफा से अब हम जाएंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग पे। अब मैं ये इस तरह से वेग तरीके से, अभी भी वेग तो खैर नहीं था, लेकिन मैं वेग तरीके से नहीं जाऊंगा कि ये कहानी अच्छी होती है तो वो अच्छी होती है तो वो बुरी होती है। मैं अब जाऊंगा कि कोई कहानी अच्छी क्यों होती है, कोई कहानी बुरी क्यों होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 एक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, एंटागनिस्ट क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ड्रामेटिक हार्मनी क्या होती है। तो बहुत कुछ आ रहा है नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें कि आपको बाकायदा स्टोरी टेलिंग एक साइंस लगने लगेगी। अगर आप कहानियां पहले से लिखते हैं और आपने ये चीजें नहीं पढ़ी नहीं, तो मैं आपको बताऊं, मैंने खुद बहुत बाद में पढ़ी थी स्टोरीज लिखने, काफी अरसे बाद। मुझे तब ये इसका फायदा ही होता है कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर की चीजें, जहां पे आपसे कहीं कोई चीज मिस हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझसे क्या मिस हो रहा है, ये कुछ चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताऊंगा इंशाल्लाह। कोई ना कोई सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ होपफुली शामिल होंगे। और मैं ये आपको पहले बता दूंगा, अगर आप कोई गॉसिप्स स्कैंडल सुनने के लिए इधर आ रहे हैं तो आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे, तो वो उसके लिए मत आइएगा। अगर आपने वाकई एकेडमिक टोन में चीजें सीखनी है, एज एस्पायरिंग राइटर भी, एज स्टोरी क्रिटिक भी, और एज अ व्यूअर और रीडर और लिसनर भी, अपने कान और आंखें ट्रेन करनी है अच्छी कहानी को समझने के लिए कि अच्छी कहानी क्या है, बुरी कहानी क्या है, तो आपके लिए फिर ये लेक्चर्स बड़े एकेडमिक टोन के लेक्चर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सब एक ऐसा मीडियम है मीडिया कि उसके बगैर चारा नहीं है उसको समझे बगैर, कि वो हमें एक्सप्लॉइट ना करे, ये ना हो कि मिस ना हो। तो हम अभी डे डिसाइड कर लेंगे। कोशिश मेरी ये है कि हम सैटरडे टू सैटरडे ही चलते जाएं जो मेन लेक्चर है। बीच में अगर कोई गेस्ट और हमारे आते हैं तो हो सकता है हम वीक का कोई और डे भी रखते जाएं, साथ साथ बीच में दो लेक्चर्स पे भी जाते जाएं, लेकिन एक जो सैटरडे का है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये फिक्स्ड रहे और ये इसी तरह से चलता रहे। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा जो हमने वो किया। तो अब ये है कि आप नेक्स्ट उसके लिए होपफुली हमें ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तब भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसका फीडबैक जरूर मुझे दीजिएगा। साथ साथ एक और काम जो करना जरूरी है, जो आप जरूर करिए मेरे लिए थोड़ा सा, वो ये है कि साथ साथ एक्सप्लोर करते रहिएगा कि हम लोग साथ साथ इसकी कोशिश करेंगे। अब ये वीडियो जो है ये भी आ जाए, ये मेरे ख्याल से मैं रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ सारी,
रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मैंने नहीं किया पूरा सेशन, तो चलिए पहले वाले में तो चलो ये मिस हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, हमारा नेक्स्ट का जो है वो यही होगा कि नेक्स्ट में याद रखूंगा। मैं भी बहुत पहली दूसरी दफा यूज कर रहा हूँ जूम, तो मुझे इसमें काफी चीजें जो अब याद आएंगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। एक्सटेम्पोर यही हुस्न है लाइव जाने का और एक्सटेम्पोर बात करने का, कि आप कुछ चीजें भूल भी जाते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये फिर इस मीडियम में कहानी ऐसी सुनाई जाती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम तक के लिए आपसे अब बस इजाजत चाहेंगे। एक मिनट, 1 मिनट। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, जो मैं करना चाह रहा हूँ उसकी जगह कुछ और। चल ठीक है, किसी का कुछ भी क्वेश्चन रह गया तो वो एक दफा लास्ट टाइम मुझसे पूछ लें, लेकिन चल ठीक है। टाइम खत्म हो गया हमारा, टाइम बल्कि 1 मिनट ऊपर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।